तो बाजारों में है उतार चढ़ाव का दिन। कमजोर शुरुआत के बाद निचले स्तरों से आती हुई बेहतरीन रिकवरी। ये रिकवरी आखिरी 1.5 घंटे में बरकरार रहेगी या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी की पहले आज क्या कुछ करें, कल की क्या तैयारी करें। हफ्ते की भी है लेकिन आजकल बड़ी होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन है जिसका सबको इंतजार है, आज स्टूडियो में आने वाला है। बाकी सवाल तो मेरे आपने पूछ ही लिए, बट सबका सवाल यही है सर कि कौन आने वाला है स्टूडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और क्या जबरदस्त रिकवरी आती हुई दिख रही है सर बाजार में। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी गिरावट है, बट निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी है और इंडेक्स लेवल पर भी जबरदस्त एक्शन बन रहा है। हो क्या रहा है सर, और इस समय की बड़ी बातें क्या है, पहले ये खाली हो गए सब। 2 दिनों में काफी कुछ पोजीशन हल्की हो गई है, बची कुछ आज काफी हुई है। जो जिस तरह से तेज मार पड़ी हुई उसको देखते हुए अच्छी बात दीप क्या है, अच्छी बात यह कि बाजारों ने इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट दिया है। और वो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर 16,200 के नीचे 16,150, 16,125, 16,175 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ से घूमे हैं। बैंक निफ्टी पर 35,500-600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ से घूमे। तो पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड करने की कोशिश बाजार ने की है। तो मतलब कमज़ोर हैं, बहुत ख़राब और बहुत बुरे नहीं। अब मजबूत कितना हो सकते हैं वो देखना होगा। लेकिन इंडेक्स में जो रिकवरी हुई उसकी उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी इस बात की है कि चलिए मिड कैप्स रिकवर होना शुरू हो रहे हैं। सारे मिड कैप्स अपने निचले स्तरों से लगभग आधे नुकसान की भरपाई कर चुके हैं। और वो ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई तो हमने कल भी बनाया था। खुशी किसके चेहरे पे? किसी के चेहरे पे नहीं। करेक्ट। तो आज कम से कम रिकवरी आई तो खुशी ना भी हो। ये 3-4 जो सर पे सल दिखते हैं ना, वो 3-4 के 2 रह गए। तो मतलब कम से कम तनाव कम हुआ है। तो आइए पहले आगे बढ़े, उससे पहले एक बार जल्दी से आज की बड़ी बातें आपको बता दें। और बड़ी बातें बताने के बाद हम देखते हैं निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी है। 16,275 के आसपास है निफ्टी। और बैंक निफ्टी 300 अंक संभल कर अब 35,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेटल आज के स्टार परफॉर्मर। सरकारी बैंकों, सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छा एक्शन है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील का रिजल्ट रहेगा, उससे पहले है मजबूत हिंडाल्को, माई फेवरेट वेदांता, सबके सब मजबूत है। फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी रिकवरी। डाउ फ्यूचर्स सपाट है। यूरोप के बाजार 1/4% मजबूत है। और डीप अच्छी बात है, आपने अच्छा हुआ सुबह सवाल पूछा वेदांता पर, उसके लिए धन्यवाद। पूछा तो कॉन्फिडेंस वापस बढ़ गया और बता भी दिया कि नहीं अभी बेचने का वक्त नहीं, खरीदना है। तो ये है। और आइए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ, जरा एक बार मेहमानों को भी शामिल कर लिया जाए। देख लेते कौन कौन उपस्थित हो चुके हैं क्लास में। राकेश जी हैं, किरण जी हैं, वागले साहब हैं और सचिन जी हैं। आशु जी नहीं, आशु जी तो आज शो में नहीं है। आशु जी दिख रहे हैं क्या? एक बार जरा विंडो दिखाइए तो पता चले कौन कौन है गेस्ट। तो ये जो 4 लोग विंडो में दिख रहे हैं, ये तो है नहीं, 5 नहीं है स्टूडियो में। कुछ अंदाजा लगा पाए कौन है? बंसल जी? नहीं अनिल जी, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। ओके, 30 सेकंड आपको और मिलते हैं अंदाजा लगाने के लिए। तब तक एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मैं अंदाजा लगाऊं क्या उसके पहले? अरे बिल्कुल, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आप एक हिंट दीजिए, ये टेक्निकल है कि फंडामेंटल है? उतना तो हिंट दीजिए। पता चलते ही बताऊंगा। हाँ जी, पता चलते ही बताऊंगा कि ये कैसे एनालिस्ट है। बस एक बार पता चलने दे बस। तो मेरे हिसाब से ये विश्वास जी हो सकते हैं। ओके चलिए, एक मिनट। आप अब कुणाल जी भी साथ में कुछ कहना चाहते हैं जी? कुणाल जी। अनिल जी, जिसका पता नहीं है अनिल जी कि किस प्रकार के एनालिस्ट हैं, तो वो तो आशु मदान होंगे अनिल जी, पक्का। अपने प्रेम प्रसंग से बाहर निकलो कुणाल जी, थोड़ी सोच बड़ी करो। चलिए इसका भी पता लगाएंगे, लेकिन तब तक एक बार जल्दी से वागले साहब से लेते हैं कॉल। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरे को अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। मार्केट बॉटम होके 1 वे ऊपर चलेगा। ये अच्छी खासी रैली हुई है और थोड़ी कंटिन्यू होगी। मैं वेदांता में बाय करना चाहता हूँ। 320 का जो रेजिस्टेंस इसने निकाला है, जो फोर्स है, मुझे लगता है ये 8 से 10 रुपए की मुंह और देना चाहिए आज के दिन में, आज और कल में। तो 320, 250, 323 के आसपास बाय करें। 319 का स्टॉप लॉस होगा और 330, 333 का टारगेट होगा।
तो वेदांता में खरीदारी करने की राय, और आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको मार्केट बॉटम हुआ नहीं हुआ उस चक्कर में पड़ना भी नहीं है। आप वेदांता में जब भी आप कॉल दे रहे, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल चिंता न करें। तो वागले साहब के साथ मेरा पूरा तन और मन से समर्थन। स्टॉप लॉस वागले साहब खाली 319, छोटा सा, इतना सा। अनिल जी, अगर मैं गलत हो गया तो मेरा सिर्फ 2 रुपए 2.5 रुपए जाएगा, अगर सही हो गया तो 7 रुपए आएंगे, ये मेरा लॉजिक है। तो अगर 319 ब्रेक होता है 3 रुपए की रिस्क होगी, मैं खड़ा नहीं रहना चाहता क्योंकि मार्केट ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी डाउन है। परफेक्ट, ओके, डन। आइए कुछ और सेकंड्स, कुछ और मिनट्स, क्योंकि ट्वीट बहुत आ रहे हैं सब। देखिए ट्वीट आ गए, सुमित बगड़िया जी, सेठी जी, ओके, आशु मदान जी, ओके, मतलब 4-5 तो वैसे ही कट गए ना, सबके इतने चेहरे दिख गए, तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। चलिए थोड़ी देर में, बस अगले 3 मिनट और इंतजार कीजिए जल्दी से, तब तक ट्रिगर्स देख लीजिए। मानसी हमारे साथ तैयार बताने के लिए आज कल हमें जिन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। बताएं मानसी। गुड आफ्टरनून अनिल सर। वायदा बाजार में बाटा कमिंस के नतीजों का तो इंतजार है ही, इसके अलावा कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आज बंद हो रहा है। इस साथ ही नोवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड का आईपीओ भी आज बंद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रखने होंगे आज ही के लिए। एक तो सीआईआई के सालाना सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन 4:15 बजे का, ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट, और साथ ही अमेरिका में जून की महंगाई दर के आंकड़े आ जाने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कल वीकली एक्सपायरी का दिन, साथ ही निफ्टी में आयशर मोटर्स, हीरो मोटो, टाटा स्टील, बीपीसीएल के नतीजों का इंतजार होगा। वहीं अशोक लेलैंड, ऑरोबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज, आईआरसीटीसी, एनएमडीसी, पेज इंडस्ट्रीज और पीएफसी वायदा बाजार में अपने नंबर्स जारी करेंगे। आईआरसीटीसी पर शेयर विभाजन को लेकर भी सोच विचार किया जाएगा। केम्प्लास सनमार लिमिटेड का आईपीओ कल बंद होता दिखेगा। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। इसके अलावा जून आईआईपी और जुलाई सीपीआई के डेटा भी कल शाम तक हमारे सामने होंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्रासिम और हिंडाल्को ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शुक्रवार के दिन ग्रासिम, ओएनजीसी, निफ्टी स्पेस में अपने नतीजे जारी करेंगे, तो पेट्रोनेट एलएनजी, सन टीवी, ग्लेनमार्क फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, आईजीएल और जीएमआर इंफ्रा के नंबर्स वायदा बाजार में आते हुए दिखेंगे। बजाज हेल्थ केयर शेयर विभाजन पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। वहीं स्टार सीमेंट बायबैक पर विचार करेगा। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 5वीं किश्त जो है वो शुक्रवार के दिन यानी कि 13 अगस्त के दिन बंद होती हुई दिखेगी। आरईसी का शेयर एक्स डिविडेंड शुक्रवार के दिन ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो ये शुक्रवार तक के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर रखनी है आपको नजर। गोल्ड बॉन्ड भी शुक्रवार को होगा बंद। वैसे तो भाव नीचे आ चुके, तो शायद रेस्पॉन्स इस बार कम मिले, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ होता है। बढ़ते आगे और कुछ इस खबरों वाले शेयर, खास मेहमानों से मुलाकात बाकी है, लेकिन उससे पहले दानिश आनंद हमारे संवाददाता है तैयार एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर, जो कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई, टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी हुई। दानिश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड आफ्टरनून सर। देखिए, डीओटी के अंदर इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री के राहत पैकेज के लिए फुल फोर्स में काम चल रहा है, और पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी काफ़ी अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी जो मेरे को भी सूत्रों से मिली है वो है स्पेक्ट्रम सरेंडर को लेकर। अगर अभी डीओटी फिलहाल इस पर काम कर रही है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की बात करती है तो जो ओवरऑल उनको अमाउंट नहीं देना होगा, जितने साल का स्पेक्ट्रम का अमाउंट जो बचता है, फिलहाल अभी ये नॉर्म्स कहते हैं कि जितना आपने स्पेक्ट्रम का जितने साल आपके बचते हैं उनको आपको उसका पूरा पे आउट करना होता है। लेकिन अगर नियमों में बदलाव होता है तो टेलीकॉम कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द ईयर के। उसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज पर अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं, और फिलहाल डीओटी इस बात पर विचार कर रही है कि जो यूएसओएफ है यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटरी फंड, जिसको अभी 5% चार्ज किया जाता है टेलीकॉम कंपनी से, उसकी जो परसेंटेज है उसको 1-2% कम करने की बात करी गई है, और अभी चर्चा चल रही है कि उसको 3% रखना है या 4% रखना है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस भी जो 5 से 6% टेलीकॉम कंपनीज को जो चार्ज किए जाते हैं उस पर भी थोड़े बदलाव की भी फिलहाल चर्चा चल रही है कि कैसे उसको 1-2% कम किया जा सकता है। और जहाँ तक लाइसेंस फ़ी की बात आती है वो लगभग 3% के करीब अभी चार्ज करी जाती है, उसको भी 2% या 1% पर लाने की बात करी जा रही है। लेकिन अब पीएमओ के इंटरवेंशन के बाद डीओटी फुल फोर्स में इस फिलहाल अभी काम कर रही है, और डीओटी अलग अलग इस समय विकल्प ढूंढ रही है कि उनकी तरफ से क्या होता है। और जहाँ तक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात आती है तो वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का पर्व्यू है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री
उस पर फाइनल कॉल लेगी। लेकिन ऑल इन ऑल खबर से यही है कि डीओटी में फिलहाल टेलीकॉम के पैकेज पर अभी काम चल रहा है, अलग अलग विकल्प निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से पीएमओ का इंटरवेंशन हुआ है और जिस तरह से पीएमओ के आदेश आए हैं कि आपको फिलहाल सारी कंपनीज को सेव करने के लिए कोई ना कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, तो डीओटी उसी लाइन पर फिलहाल काम कर रही है। दानिश, आप ये कह रहे हो अब ये मामला पीएमओ से हैंडल हो रहा है, आप ये ऐसा कह रहे हैं कि पीएमओ अब पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर टेलीकॉम कंपनियों को कैसे बचाया जाए ये कह रहा है, राइट? अब पीएमओ में कुछ समय पहले, 1-2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी जिसमें डीओटी के ऑफिशियल्स पीएमओ के ऑफिशियल से मिले थे और पीएमओ ने बोला था, डीओटी को सख्त आदेश दिए थे कि टेलीकॉम कंपनीज की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए डीओटी को जरूर कुछ करना चाहिए। तो जितने भी देश के टॉप ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉप मिनिस्टर्स हैं, सबकी नज़र अब बनी पड़ी है और सबकी नज़र डीओटी के ऊपर है फिलहाल कि वो किस तरह से टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ देने के लिए कौन से सर्टेन नॉर्म्स हैं उनको कैसे ट्वीक कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी से मतलब क्या? वोडाफोन आइडिया ना, सीधा सीधा बराबर है। भारती को तो कोई रिलीफ चाहिए नहीं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू वेरी मच। रिलायंस को चाहिए नहीं, तो क्या पूरी कवायद इस चीज़ को लेकर हो रही है कि कैसे न कैसे आइडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बचाया जाए, बंद ना हो? ये समझना ठीक है जो आप बोल रहे हो, उसका मतलब ये निकालूं? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने परसों खबर की थी कि माफ़ कीजिए, वोडाफोन आइडिया रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा, राइट? कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आएगी, जो कुछ भी डिसीजन आया उसके खिलाफ, और आज वो खबर एकदम सही सटीक साबित भी हुई है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत बढ़िया खबर वो की। ये बताइए कि क्या लग रहा है, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, वोडाफोन आइडिया रिव्यू पिटीशन में जा रहा है, पीएमओ खुद एक्शन में आ रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि रास्ता निकाला जाए, क्या वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है या वोडाफोन आइडिया बचने की कोशिश कर रहा है? क्या कंपनी बचेगी? इस तरह के कोई सिग्नल्स आ रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से फिलहाल अभी काम चल रहा है। वोडाफोन आइडिया भी कोशिश कर रही है कि वो कैसे अपनी बोट को वो पानी में अभी सेल कर पाए, क्योंकि फिलहाल वोडाफोन आइडिया अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है। जो उनके पास अभी लीगल ऑप्शन है उसको वोडाफोन आइडिया ने अभी उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करा है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी है, जैसे किसी बिजनेस ने सबको बताया था। उसी तरह डीओटी को भी जैसे ही पीएमओ से आदेश मिले हैं लगभग 1-2 हफ्ता पहले, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो डीओटी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल स्थिति को कैसे सुधारा जाए और वोडाफोन आइडिया भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे वो अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से नेविगेट करने के लिए। तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर अच्छी इसलिए कि कोशिश पीएमओ की तरफ से है कि टेलीकॉम कंपनियां जो मुश्किल में है, एजीआर के फैसले के बाद उन्हें किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहत रिलीफ दी जा सके, ये है बड़ी खबर। और भारती एयरटेल, हमारे सारे एक्सपर्ट्स लगातार बुलिश रहे हैं, स्टॉक है 620 रुपए के ऊपर, 600 के पार निकलकर टिकता हुआ भी दिख रहा है। एक बार जल्दी से कुणाल जी से चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी बताएं। अनिल जी, बहुत जबरदस्त एक पैटर्न बन रहा है भारतीय एयरटेल में, जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, और ये इसके वीकली चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर भी मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक 610 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है। 610 रुपए के ऊपर अगर इस सप्ताह वीकली क्लोज आता है, वीकली क्लोज आएगा शुक्रवार को, अगर फ्राइडे को ये 610 रुपए के ऊपर बंद होता है तो भारतीय एयरटेल में आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहे और नई खरीदारी भी करेंगे शुक्रवार को 610 के ऊपर क्लोज आने पर। इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे हैं या आशु सर से पूछ के बता रहे हैं? नहीं अनिल जी, अगर आशु सर से मेरी वार्तालाप हुई होती तो अनिल जी मुझे पता होता कि आज गेस्ट कौन है। हाँ। तो अनिल जी, इस वजह से आशु जी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ अनिल जी इस बारे में, इस मामले में। करवा दूं? मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, आपको पता ही है। अनिल जी, नेकी और पूछ पूछ। तो चलिए स्वागत कीजिए आशु सर का, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो स्टूडियो में है, आशु सर विराजमान। आशु सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आशु जी ने मुझे जब सुबह पता चला आशु जी को कि मैं और दीप मार्च के बाद पहला शो कर रहे हैं अभी इतने लंबे समय बाद, तो उन्होंने बोला कि पहला गेस्ट मैं होना चाहता हूँ। मैंने कहा वैसे तो हम आपको गेस्ट की कैटेगरी में रखते नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा है कि गेस्ट हैं तो मैं तो अनिल जी आपको ध्यान हो, कुछ महीने पहले भी मैंने मैसेज किया था कि जब भी स्टूडियो खुलेगा तो सबसे पहला मतलब मैं आना चाहता हूँ आपके साथ। और मैंने सुबह आपको देखा था, दीपांशु को नहीं देखा था, तो मैं गेस्ट की तरह आना भी नहीं चाहता था। मुझे तो लगा आज तो एंकरिंग का भी मौका मिल जाएगा। अच्छा हुआ मैं आ गया। तो मुझे जितनी खुशी स्टूडियो में आने की हुई है वो थोड़ी सी कम हो गई है दीपांशु को देख के। जरा सा टीपी लाए और 2-3 हेडलाइन टेस्ट के लिए रखी है सामने टीपी पर, आशु सर से पढ़वा ही लेते हैं। यहीं पर आशु सर का स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा।
और पास हुए तो आशु से कोई दिक्कत ही नहीं है। देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, बिल्कुल तो है। अच्छे लोगों की हमेशा माय प्रिविलेज, अरे माय सर, प्रिविलेज। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप आए और सही दिन भी आए एक्चुअली। नहीं अनिल जी, दिन तो बन गया, मतलब मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। ठीक बात है। बट जहां तक अनिल जी, मतलब आप दिन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या था अनिल जी, आपको भी ध्यान हो 15 दिन से मैं गुजरात टूर, जब से ट्रैवल शुरू हुआ तब से बात हुई, और आपसे मैंने कई सारे यूज किए, फोमो वर्ड यूज किया, ऑल टाइम हाई, होप है, लास्ट 10 में से 9 एंट्री स्टॉक की नेगेटिव जा रही हैं, अच्छे रिजल्ट पे भी मार्केट नीचे जा रही है, स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहे, एक्सीडेंट हो रहा है, लुपिन अब लेटेस्ट है। तो ये सारे सिग्नल ऐसी तेजी में, लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, इस बार का फंडामेंटल डिफरेंट है। मतलब वो मेरी 4 भाभीज ने पिछली 1 महीने में पुश कर करके मुझसे अकाउंट खुलवाया कि नहीं जी हमें तो अकाउंट खोलना ही खोलना है। तो अनिल जी ये मतलब इतने 25-30 साल का तजुर्बा, जो मतलब 10 में से 9 पैरामीटर उसके अंदर ऐसे आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, जिसकी वजह से आपने कहा कि क्या सब कुछ बेच के निकल जाए, तो 70% जो मैंने कॉल दी। हाँ, तो अभी मेरा दूसरा सवाल वो भी आएगा, उसमें से कितना वापस लेना है, कब लेना वो भी बताना। तो अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी, जो मैंने कहा कि पॉजिटिव नॉइज बहुत आएंगी, इग्नोर कर रही है, ये सारी चीजें अनिल जी बार बार इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये चीज दिख रही थी। अब टाइम नहीं कर सकते, आज होगी 5 दिन में, 15 दिन में, आपका माल बिकना बंद हो गया है। अब वो टूटेगा कब? 15 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में। आज अनिल जी खुशी उसको होती जेन्युइनली जिसमें 70 में से 35 भी बेचा होता या 50 भी बेचा होता, तो वो आज बिल्कुल ले पाता। अब हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर रिकवरी हुई, अनिल जी ऊपर वाला देख रहा है, कोई नहीं बेच पाया, क्योंकि वो आखिरी वाला या तो आशु ने बोला है, या दीपांशु ने बोला, या किसी फंड मैनेजर ने बोला, या फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो होप होती है, वो ऐसी होप होती है जो आदमी को और फंसाती है। तो यही चीज थी अनिल जी, मैं बार बार रेपिटेटिव ये बोल रहा था, अच्छा तो नहीं है मतलब वो, लेकिन ये दिख रहा था अनिल जी। आई मीन टुडे एवरीबॉडी विल से कि दिख रहा था, बट की इज अनिल जी एग्जीक्यूशन। चलिए बढ़िया है। तो ये है आशु सर की राय। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें, कहाँ कब खरीदना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है मेरे पास तैयार। जी कुणाल जी कहीं बताएं सर। अनिल जी मैं तो केवल ये याद दिला रहा हूं कि आज अनिल जी हरियाली तीज है, तो आज तो अनिल जी हरा हरा बोलिए कम से कम। देखो स्टूडियो का कलर भी आशु सर के पीछे पूरा हमने कंप्लीट ग्रीन रखा हुआ है, ठीक है। आशु सर हरियाली तीज पे थोड़ा 70% जो बेचा उसमें से कुछ तो ले लें। अनिल जी मन नहीं है, कुछ भी मन नहीं है अभी। चलिए और नहीं बेच रहे, यही काफी है आशु सर के लिए। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTSTD का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अरे एक मिनट सचिन जी, गुड आफ्टरनून आशु जी बोलो, कल एंकर बन जाएंगे, भरोसा नहीं। फिर बोलेंगे उसने आपने गुड आफ्टरनून नहीं बोला, नहीं बुलाऊंगा। तो जो कशमकश चल रही है कि खरीदारी करनी है कि नहीं, मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा मौका है जहां पर बैंक्स को वापस लाइमलाइट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है इंडसइंड बैंक में एक ब्रेकआउट आ सकता है जल्द ही। सो उसी लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी खरीदारी करनी चाहिए। 1026 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 1065 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 1090 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो एक काफी अच्छे करेक्टिव के बाद वापस ये रिवर्स हो रहा है। जिस तरीके से 60 मिनट चार्ट है, यहाँ पर एक क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसकी नेकलाइन अराउंड 1055 पे है। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम करके ले रहा हूँ 1025 के स्टॉप लॉस के साथ 1065 इंट्राडे टारगेट एंड 1090 एक पोजिशनल टारगेट। खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक पे। ओके, तो रिकवरी में अगर बैंक्स आएंगे तो इंडसइंड बैंक पर आपको रखनी है नजर। आइए देखते हैं जय को क्या पसंद है, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हरियाली तीज है, तो कुणाल जी देखिए, मैंने तो हरा शर्ट पहनकर आया हूं मैं। एंड मैं आशु जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इनफैक्ट स्टूडियो से शो करने के लिए। अनिल जी मैं भी आना चाहूंगा बहुत जल्द स्टूडियो पर। जैसे ही आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा वहां पे। और अब एक कॉल देता हूं। टाटा स्टील का 1420 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 58 पे मिल रहा है अभी। वेदांता का मॉर्निंग में दिया था एंड उसके फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुके हैं। अब टाटा स्टील का 1420 का कॉल खरीदे 58 पे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना है डीप 44 का।
इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दीप वो 71 का रहेगा, सेकंड टारगेट 84 का रहेगा। ये दो टारगेट से लिए खरीदना है। इनफैक्ट टिस्को और वेदांता ये दोनों का पैटर्न सिमिलर है। वेदांता ने अर्ली ब्रेकआउट दे दिया, आई थिंक टिस्को शुड आल्सो फॉलो नाउ। एंड टाटा स्टील का पहला स्पॉट में लेवल दीप करीब बनता है 1460 का और उसके बाद 1485 का। ओके तो वेदांता में तेजी हो चुकी है। टाटा स्टील में आने वाले हैं कल रिजल्ट, और रिजल्ट के पहले सबसे बेहतरीन तरीका है, रिजल्ट रहेंगे दमदार, शानदार, मजबूत, बेहतरीन। टाटा स्टील के रिजल्ट्स ठीक वैसे ही जैसे सेल ने हर एक फ्रंट पर आपको उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए। अब वो प्रॉफिट बुकिंग आना अलग बात है, लेकिन नतीजे आएंगे बेहद दमदार, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसकी करिए तैयारी, ऑप्शंस खरीद कर ज़्यादा बढ़िया। इस तरह के माहौल में, इस तरह के बाजार में ऑप्शन खरीदना सही रणनीति होगी। 71-84 दो टारगेट, 1420 का ऑप्शन। आइए अपनी लाइफ लाइन यूज़ कर रहे हैं विश्वेश जी भी। अच्छा हुआ विश्वेश जी लाइफ लाइन यूज़ कर। अच्छा बाय द वे सुमित जी ने भी मैसेज करके बोला कि आशु जी है, तो मैंने बोले सुमित जी को समझ में तो आ गया होगा, वो खुद तो है नहीं जब इतना गेस करे था। फिर बोले बच्चे कौन, 2-3 जय को देख ही लिया, तो बोले विश्वेश जी और आशु जी में से एक पसंद करना है, तो सुमित जी ने अंदाजा सही लगा लिया। थैंक यू सुमित जी। अच्छा आइए जल्दी से विश्वेश जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है विश्वेश जी आपका, बताएं सर क्या करना चाहते हैं। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट में भी। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि देखिए आज दबा के कॉल राइटिंग हुई है और मार्केट रिवर्स हुआ है। तो पहले तो 16100 का कॉल ऑप्शन 160 के आसपास मिल रहा है। 110 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहिए। 250 रुपए का टारगेट रहेगा कल की एक्सपायरी का। अनिल जी समझिए, किसी को भी तेजी नहीं लगती है, सबको लगता है मार्केट गिरना चाहिए। BSE का न्यूज आया उसकी वजह से नीचे आया। आप समझिए फ्यूचर्स के स्टॉक्स में जो राइटिंग हुई है कॉल साइड और जो शॉर्टिंग हुई है, अगर वहां अनवाइंडिंग होगी तो मुझे लगता है निफ्टी 16500 और बैंक निफ्टी 36500 37000 तक भी जाएगा। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। कोटक अच्छा लग रहा है, अभी मेरे ख्याल से सचिन ने इंडसइंड भी दिया। तो मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगा और बेंचमार्क इंडाइसेस और लार्ज कैप ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए कंपैरेटिवली टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वाह, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। आशु जी कॉल खरीदना है, विश्वेश जी देख लीजिए। नहीं देखिए अनिल जी, एक बात तो ये पक्की है कि अगर मार्केट संभलेगा या मार्केट में दम है तो लार्ज कैप्स में है। लास्ट वीक मैंने कहा था जब FI शुरू हुई थी, सर आपने भी नोटिस किया था और आपने हाईलाइट किया था, तो हमने कहा था कि लार्ज FIs की बाइंग है मतलब लार्ज कैप्स, करेक्ट, तो इंडेक्स में रहना है। उल्टा क्या हो रहा है अनिल जी, लोगों ने फिर वही चीज की, इंडेक्स पे गुस्सा, आपका स्टॉक नहीं चल रहा, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप इंडेक्स की कॉल्स बेचते हैं, तो आपको अनिल जी दोनों तरफ लॉस हो रहे हैं। तो ग्राउंड पे अनिल जी मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो रियलिटी है ना वो बहुत डिफरेंट है। इस वक्त अगेन पेन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इंडेक्स बेच के इंडेक्स में नुकसान कर रहे हैं और मिड कैप तो बिल्कुल इंडेक्स में, क्योंकि वो कहीं से किसी ने हेजिंग समझ लिया, किसी ने, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं अनिल जी, डैमेज इंडेक्स में नहीं होगा, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स में है। और स्टॉक्स अनिल जी कंसिडरेबल नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एग्जिट मिलेगा। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है, जो आपका स्टॉक लॉन्ग है उसी स्टॉक की एग्रेसिव कॉल राइटिंग करे, मतलब एक है तो 2 भी कर दे, 3 भी कर दे, वो तरीका करे। इंडेक्स पे गुस्सा बिल्कुल ना निकाले। आप भी मत निकालना प्लीज। नहीं अनिल जी, मैं तो इंडेक्स अनिल जी एक चीज बताइए, मैं आपकी एक बात सुन रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसी पे ऐड करना चाहता हूं। पिछले 4-5 महीनों से एक भी सेल नहीं कॉल आई। मुझे कई बार मैंने कहा कि निकलना है 70% पोर्टफोलियो पे भी मुझे कई लोगों ने बोला, मतलब कि तो शॉर्ट क्यों नहीं देते? शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि अनिल जी नहीं, क्योंकि शॉर्ट अनिल जी मैं एक्सिस बैंक लॉन्ग दे रहा हूं, जो स्टॉक है मुझे वो पोर्टफोलियो बेचना है अनिल जी, मिड कैप वाला पोर्टफोलियो। प्रॉब्लम दूसरी है, आप प्रॉफिट बुकिंग की कॉल देते ना, उसको भी लोग शॉर्ट समझते हैं। अब वो आपका इतिहास है ना सर। सो अनिल जी मैं ग्राउंड पे देख रहा था कि पोर्टफोलियो फंस रहा है लोगों का, इसीलिए 70% पोर्टफोलियो, इंडेक्स नहीं है, शॉर्ट नहीं है, अभी भी पोर्टफोलियो फंस रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आशु सर ने, और ये समझना जरूरी है, वो जो कह रहे हैं उस माइंडसेट को समझिए। देखिए अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, इस मार्केट में बेचने का कॉल देने वाले बहुत कम लोग हैं। ये चक्रव्यूह है, इसमें अभिमन्यु को घुसाने वाले बहुत मिलेंगे, निकालने वाले कम मिलेंगे। और शॉर्ट कॉल देने में और प्रॉफिट बुक का कॉल देने में, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आपने लगा अनिल जी एक चीज आप देखिए, हम सब एनालिस्ट हैं, सब लोग ये बैठे हैं, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस होता है ना, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, राइट? मतलब वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट आल्सो कि पेन होती है। अनिल जी 70% पोर्टफोलियो बोलना, इट वॉज ए बोल्ड एंड सीरियस कॉल कि ये मजाक नहीं है अनिल जी। मतलब अगर नेशनल टेलीविजन पे मैं आपके साथ बैठ के, मतलब ये मंच, ये शो, ये एंकर जो है, मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मजाक नहीं है अनिल जी। वो चीज तो वो दिख रहा था ग्राउंड पे कि सारे पैरामीटर जो मैं बोलता था 9-10 में से 9 थोड़ी थे।
मैंने बुलवाया था। हाँ मतलब ये बात तो सही है। आपने ट्रैप कर लिया था, आपने मुझे एक जगह और ट्रैप कर लिया है, वो मैं भी बाद में बताऊंगा कहाँ किया। नहीं बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे एक्सपर्ट्स के पास जो नॉलेज है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, वो दर्शकों को मिले। इसलिए मैं कई बार टफ थोड़े से सवाल उससे से पूछता हूँ। तो ये है आपके लिए। आइए, खबरों वाले शेयर बताने के लिए वरुण कब से ही तैयार है। वरुण, किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप? अनिल जी, आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब बताएंगे खबर वाले शेयर बताओ। चलिए, वरुण को मिला है मौका बताने का, तो वरुण बताइए कौन कौन से शेयर है जिनमें सुबह सुबह से खबरें आई है जी। ओके, ठीक है अनिल जी। तो इसमें सबसे पहले तो एमटीएल, यहाँ पे संचार मंत्री की तरफ से बयान आया है कि CDOT के साथ 5G ट्रायल के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। CDOT मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इससे इस कंपनी को मंजूरी मिली है। L&T रिन्यू पावर के साथ इस कंपनी ने करार किया है। उत्तरांचल हाइड्रो पावर बेचने के लिए करार किया है। 985 की कुल डील है। इसके अलावा न्यूज वायर के हवाले से एक खबर आई है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का अतिरिक्त समय जो है वो मिल सकता है। कोविड के चलते जो प्रोजेक्ट रुके थे उनको अतिरिक्त समय मिल सकता है। तो इसके चलते जितनी इंफ्रा कंपनीज है आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। एमसेक्स के लिए खबर आई है कि अमित गोयल जी ने एमसेक्स के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये तो कुछ खबरें हैं, कुछ नतीजे आए, नतीजे काफी सारे आए, कुछ चुनिंदा मैं आपको बताता हूँ। एक तो पिडिलाइट मुनाफा 220 करोड़ पे आया है, 200 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन जो है 7.6% से बढ़ के 17.9% पे आए हैं। जेबीएम ऑटो घाटे से मुनाफे में आई है। 26 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 12 करोड़ का मुनाफा किया है। कैडिला हेल्थ मुनाफा 587 करोड़ पे आया है, 537 करोड़ का अनुमान था। अन्य आय आई है 32 करोड़ के आसपास की। मार्जिन 22.5% से बढ़ के 23.17% के आसपास आए हैं। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन कंसोलिडेटेड घाटा जो है 31 करोड़ से कम होकर करीब 22 करोड़ पे आया है। अंबिका कॉटन मुनाफा 5 करोड़ से बढ़ के सीधे 36 करोड़ पे गया है। मार्जिन 15.2% से बढ़ के सीधे 30% पे आए हैं। इंडिया सीमेंट मुनाफा 17 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ पे आया है। मार्जिन घटे हैं 20.5% से बढ़ के 15.8%। इंडोरामा मुनाफा 17 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ और कुछ बड़े डील्स हुई है। मैक्लोड रसल में 18 लाख शेयर्स के बड़े सौदे और पावर ग्रिड में 30 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। सौदे हो रहे हैं, बड़ा एक्शन हो रहा है बाजार में। गिरावट के बाद अब थोड़ी रिकवरी भी आ रही है और एक स्टॉक जो सुबह से ही एक्शन में है, बाजार के उतार चढ़ाव का इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अनिल जी, जुबिलेंट इंग्रेविया आज का SIP स्टॉक रिटर्न पर ही जबरदस्त एक्शन, बढ़िया तेजी दिखा रहा है। 700 के पार स्टॉक है सर, 640 पर आज सुबह हम बात कर रहे थे, 700 के लेवल पर फिलहाल 10% ऊपर। क्लास और क्वालिटी स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात दीप देखिए, आज पूरे हरे निशान में नहीं, लाल निशान में भी मिला है, आराम से सबको लेने का मौका मिला है। तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में जो हम बता रहे थे कि SIP स्टॉक जो डिसकंटिन्यू किए थे, उसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो IPO को लेकर बहुत काम था, इतने सारे IPO आ रहे, एक एक IPO की रिसर्च करने में जान निकल जाती है, बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये था कि थोड़ा लग रहा था कि जैसा आशीष सर भी बता रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप हल्के होने लग भी रहा था स्क्रीन देख के, तो थोड़ा नीचे आ जाए, अच्छे वैल्यूएशन पर आ जाए। और साथ ही क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो क्या है, रिजल्ट्स के जस्ट पहले सपोज आपको स्टॉक रिकमेंड करो, गलती से रिजल्ट खराब आ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं अचानक से। मुझे पता है SIP स्टॉक 10% गिर गया, 15% गिर गया, तो आप उतना बुरा नहीं मानेंगे और एवरेज भी कर लेंगे। लेकिन आज लिया कल ही गिर गया तो बहुत बड़ा बुरा लगता है। करेक्ट। एक ऐसे स्टॉक हुआ था, कौन सा एक ही स्टॉक था जो उस दिन बहुत गिरा था, जो हमने SIP में दिया था, जिसमें 34% टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहाँ फंड्स की हिस्सेदारी थी, वो उस दिन भी हमें समझ में आया। उस दिन 12-15% ऊपर खुला और नीचे जाकर बंद हुआ। तब समझ आया कि जहाँ 60% प्रमोटर के पास है, 35% इंस्टीट्यूशन के पास है, हार्डली 5% फ्लोटिंग स्टॉक है, वहाँ अगर एक भी इंस्टीट्यूशन बेचने आता है तो इंस्टीट्यूशन की उस दिन फिर हमने डेटा देखी कि सेलिंग कहते हैं, तो वो हो जाता है कभी कभी उस तरह की चीज़ें। इसलिए हमारा ये सोचना था कि थोड़ा करेक्ट हो जाए मार्केट। तो उसके बाद जहाँ तक जुबिलेंट इंग्रेविया का सवाल है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। जुबिलेंट इंडस्ट्री हमने दिया था एक और SIP स्टॉक, मेरे ख्याल से अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में से एक जुबिलेंट इंडस्ट्री रहा है हमारा। 250-250 रुपये के आसपास शायद दिया होगा, जहाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन डबल तो हुआ है, लगभग डबल हुआ है ये स्टॉक है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया बिल्कुल 220 पर दिया, 220 डबल से ज्यादा। वाह। जरा जय एक बार जुबिलेंट इंग्रेविया के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए अपनी। श्योर अनिल जी, इसका तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है अभी तक। अनिल जी, बेस्ट पार्ट ये स्टॉक का कि ये अपने 50 डेमा के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और जो हिसाब से एक चैनल में ट्रेड कर रहा है टेक्निकली, मेरा ये मानना है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट अनिल जी, ये हुआ एक स्टॉक में खास बात कर ये मैं कहूंगा कि इसका मोमेंटम वीक हो चुका था, फिर भी इसके प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जुबिलेंट इंग्रेविया में इनफैक्ट, और अब मोमेंटम फिर से पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बाय दे चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ अब ये स्टॉक में ऑन द
इमीडिएट बेसिस 644 के आसपास का एक सपोर्ट है, एंड जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, आई थिंक जो चैनल टारगेट्स इसके बनकर आ रहे हैं दैट वुड बी 730 740 के रेंज में। सो ये हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकता है 730 से लेके 740 के लेवल्स। इनफैक्ट अनिल जी मैं एक और चीज कहूंगा कि इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे देखने मिले लास्ट एक महीने में। सो वॉल्यूम से ये देखने मिल रहा है हमें कि बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में अच्छा है, खरीदारी अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बाय ऑन रिस्क का स्टॉक है। आज तो भाग गया एसआईपी स्टॉक, लेकिन जब मौका मिले नीचे के लेवल पर और इस तरह के माहौल में, इसलिए आज सुबह मैं आपको बोल भी रहा था कि जिन एसआईपी स्टॉक में, जिन जेम्स स्टॉक में आपको 10%, 15%, 20%, 25% का कट दिख रहा हो पिछले 2-3 दिनों में जो आया हो, वो आपको अच्छे खरीदारी के मौके दे रहे हैं। मुझे मालूम है कई सारे लोग ट्विटर पर क्वेरीज भेजते हैं, पूछते हैं, पॉसिबल नहीं है हमारे पास में एक एक को जवाब दे पाना, इसलिए मैं इन जनरल आपको बोलता हूँ कि जहाँ पर इन स्टॉक की क्वालिटी को लेकर चिंता मत कीजिए। स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे में 20%, 25% जो स्टॉक अगर आपको दिख रहे हैं नीचे, वहाँ डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता मत करिए, अच्छे स्टॉक आ रहे हैं आपके लिए और आ रहे हैं सेठी साहब की तरफ से। वक्त है सेठी साहब का स्वागत करने का। सेठी साहब स्वागत है आपका। आज क्या विचार किया है? 2 स्टॉक, 1 स्टॉक, किस तरह का प्लान किया है आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक है कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है एज यूजुअल। वंडरफुल। बिकवाली का तो आपका होता ही नहीं है, खैर तो बताएं सर कौन सा है पहला स्टॉक? हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज जो पहला स्टॉक है, पहले तो एक इन जनरल एक बात बोलना चाहूंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत ही भारी गिरावट आई है और हर स्टॉक कम से कम 15 से 20% टूटा है। और इसमें कई अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो कि अपने रिसेंट हाई से बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। तो कुछ स्टॉक्स हो सकता है पिछले महीने, 15 दिन, 2 महीने में जो दिए हुए हैं वही रिपीट होंगे, बिकॉज दे हैव कम टू वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स। अनिल जी वैसा ही एक स्टॉक है, मेरा पसंदीदा स्टॉक है मैथन एलॉयज, जो कि अभी 1120 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत का एक लीडिंग मैंगनीज एलॉयज बनाने वाली कंपनी है, एक्सपोर्टिंग कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया की जो मैंगनीज एलॉयज की कैपेसिटी है उसकी 1% कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। अनिल जी रिसेंटली पीएलआई स्कीम सरकार ने अनाउंस की स्पेशल स्टील के लिए, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होना है। उसके अलावा फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत बहुत दमदार फंडामेंटल्स है इस कंपनी के। आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 18.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%, एक जीरो डेट कंपनी है। और आज तो अनिल जी जो बाजार की रिकवरी है उसको लीड किया है मेटल स्टॉक्स ने और अच्छी क्वालिटी के मेटल स्टॉक्स में दमदार तेजी बन रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पिटने के बाद बिल्कुल खरीदारी करने का मौका, और इसके कल नतीजे भी आने वाले हैं और इस क्वार्टर के नतीजे हमने देखे हैं, कोई भी मेटल कंपनी के नतीजे बहुत ही दमदार रहे हैं। और अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे सेल के नतीजों के बाद सेल में गिरावट आ गई, बिकॉज सेल नतीजों के पहले एक अच्छा रनअप दे चुका था। बट आज जब हम टाटा स्टील की बात करें या और कोई मेटल स्टॉक की बात करें, जैसे मैथन की भी बात करें, तो ये अपने रिजल्ट पे जा रहा है घटने के बाद। तो मुझे लगता है उसके बाद ये तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए। तो हम बुलिश ऑन मैथन एलॉयज और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। 1200 का शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा इसका और 1080 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। ओके 1080 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैथन एलॉयज में करें खरीदारी। 1200 रुपए तक के बड़े टारगेट्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। स्टॉक कहाँ है मंदी, 4% मजबूत। यह है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का करिश्मा, जब आए ऊपर तो भी वापस दम लगा कर। दूसरा दमदार स्टॉक बताएं सेठी साहब। अनिल जी जो दूसरा दमदार स्टॉक, जैसे मैंने कहा वही स्टॉक आएंगे रडार पे, जो कि अभी रिसेंटली करेक्ट हो गए अच्छे, बट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है और आपके एसआईपी स्टॉक में भी कवर्ड है ये स्टॉक। बीएलएस इंटरनेशनल जो कि अभी 143-144 के लेवल पे ट्रेड करता है, एक सॉलिड कंपनी है दुनिया में। ये वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज, बायोमेट्रिक, फिर ई वीजा, इस तरह के कारोबार में है। तो जो ओपनिंग अप थीम की हम बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को होगा। एक टेक इनेबल्ड सर्विस पार्टनर है सरकार के लिए, कई सरकारों के साथ, सिटीजन्स के लिए, और दुनिया का वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स है ये इन द वर्ल्ड। और जून क्वार्टर के नतीजे आए अभी हाल ही में और नतीजे में पैट आया 20 करोड़ का, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 0 प्रॉफिट था, मतलब नुकसान नहीं था बट 0 प्रॉफिट था। उसके सामने 20 करोड़ का पैट आया। एक जीरो डेट कंपनी है और इसको मैंने रिजल्ट के एंटिसिपेशन में, इसके इस तिमाही के रिजल्ट के पहले भी रिकमेंड किया था और आपको याद होगा तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन
बहुत अच्छी तेजी के साथ इसने पूरे टारगेट्स वगैरह अचीव किया और अब ये वापस से करेक्ट हुआ है 165-70 के लेवल तक जाके। मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका 143-44 के जो लेवल है यहाँ पे खरीदने का। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 160 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 135 रुपए। ओके, तो 160 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस। BLS इंटरनेशनल बजट में सस्ता शेयर 110 रुपए पर हमने आपको बताया था इसके बारे में, और वहां से देखिए अच्छी तेजी है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, अब वापस एंट्री का मौका भी मिल रहा है। पर बाजार पर आपको बनानी है कैसी रणनीति और इस समय इंडेक्स पर क्या होना चाहिए आपका ट्रेड? आइए एक बार चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक ठाक है सर ग्लोबल मूड माहौल। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, अभी भी एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। जो कल शाम को इंफ्रा बिल पर मंजूरी दे दी थी सेनेट ने, आज बजट बिल पर भी मंजूरी दे दी है। $3.5 ट्रिलियन का, 3.5 लाख करोड़ डॉलर का ये जो बिल है, इस पर भी सेनेट ने मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लियर हो गया है, अभी उनकी कांग्रेस डिस्कस करेगी, बट डेफिनेटली एक और पॉजिटिव जो वहां से आ रहा है। वहां तो संसद चल रही है ना? हाँ, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। पूरी रात को उन्होंने काम करा है। हाँ, तो फिर मंजूर हो जाएगा। हाँ। हमारे यहाँ तो संसद ही नहीं चल रही, चक्कर ये है। हाँ। तो आज हो एक्सटेंड ही, मतलब खत्म ही हो गया आज का सेशन। करेक्ट। एनीवे, यूरोप में भी सर 1/4% की तेजी है। एशिया ठीक ठाक था, जापान, हांगकांग, चाइना तीनों ही पॉजिटिव रहे, और कच्चे तेल और गोल्ड दोनों में ही आप थोड़ा बाउंस बैक भी देख रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, कोई खास एक्शन है नहीं। अमेरिका में कल अच्छा सेशन था, आजकल सेशन वैसे हो रहे हैं, एक दिन मजबूती एक दिन कमजोरी टाइप वाला मामला है। तो ठीक है, देखते लाइफ टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या है, 16,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे बंद नहीं होने चाहिए। मेरा ये समझना क्लोजिंग बेसिस पर हम 16,175, 16,200 को होल्ड कर पाएंगे। आपको मूड तभी बदलना है जब 16,125 के नीचे बंद हो, और थोड़ा और सेफ रहना है 16,100 के नीचे। 16,175 दिन का स्टॉप लॉस होता था, उसके लिए थोड़ा सा 10-12 पॉइंट से टच करके गया। अब वो आप उसे मानना चाहें तो मान ले, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने। तो बेसिकली 16,100 ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे बंद होने पर ही या उसके नीचे ट्रेड करने पर ही चिंता करनी, बाकी तो इंडेक्स में तो चिंता करनी नहीं है। और 16,200 के ऊपर आज बंद होंगे तो फिर तो हम अभी भी बहुत बढ़िया और मजबूती के ट्रेंड में, कोई डर वाली बात नहीं है। तो इंडेक्स को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। 16,350 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, इसलिए करना है 16,300 के कॉल ऑप्शंस में 82 लाख शेयर है, 31 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, वो पार करना मुश्किल होगा। सो बेसिकली ट्रेडिंग रेंज आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है, और वो हो सकती है नीचे की तरफ 16,125-150 और ऊपर की तरफ 16,300-350। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो 300 के नजदीक प्रॉफिट बुक करें, 200 के नीचे खरीदारी का मौका ढूंढें। बैंक निफ्टी 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है, और कॉल्स काफी राइट किए गए। 36,000 के कॉल ऑप्शन में 35 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दीप, जो एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है वो ये दिख रही है, बैंक निफ्टी है ना 35,600 और 35,800 की रेंज में फुटबॉल बना हुआ है। वो 35,800 पे कोई किक मारता है, नीचे के बाद 35,600 आता है, 35,600 के आसपास कोई डिफेंड करता है, 35,800 आता है। तो अल्टीमेटली बड़ा मूव बैंक निफ्टी में कब आएगा, या तो फिर से 35,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, या फिर 36,000 के ऊपर फिर से बार बार टिके। कल हमने 2 दिन तक लगातार 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, आज ऐसी की तैसी होगी, तो इसलिए वो टिक नहीं पा रहा 36,000 के ऊपर। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 35,900 36,000 प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 35,500 35,600 पे लेना चाहिए, और जहां बीचों बीच में है 750 पे कुछ नहीं करें, नोटा बैंक निफ्टी पर। हाँ, निफ्टी पे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ बैंक निफ्टी के बजाय, क्योंकि मुझे है ना आजकल ना, मतलब जब भी मंदी वाला या थोड़ी कमजोरी वाला माहौल होता है ना, तो बैंक निफ्टी में डर ज्यादा लगता है, गिरने में आगे रहता है, निफ्टी बढ़ने में। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आजकल वो आप पहले की तरह बैंक निफ्टी पे कॉल नहीं देते थे, तो उसका रीजन है वो लीडरशिप नहीं है बैंक निफ्टी में। पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी चलता था और निफ्टी फॉलो करता था। अब जब पहला सिग्नल निफ्टी से आ रहा है तो मैं बैंक निफ्टी में कैसे दूं? सही बात है। जिस दिन बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी, मेरा कॉल वहां से आना शुरू हो जाएगा। अब होता है क्या, बैंक निफ्टी मजबूत होगा तो निफ्टी, फिर निफ्टी मजबूत होगा तो बैंक निफ्टी पीछे से धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, तो इसलिए फिर मजा नहीं आता। एनीवे, आशु सर तैयार है? बिगुल सर? हाँ, बिगुल भी बता दीजिए। जी, एक स्प्रेड है, हाँ। देता हूँ आप ही के, आपसे इंस्पायर होके। बिल्कुल, तो आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। तो अनिल जी 2-3 चीजें हैं। एक मिनट बिगुल सर। अनिल जी क्यों टाइम वेस्ट करना है? नहीं, ये तो आपके मौका चाहिए, बातें ज्यादा करनी होती है ना, तो मतलब बिगुल कम बात ज्यादा, नहीं तो वो कुणाल जी, राकेश जी कॉल्स में खो जाते हैं बहुत सारी पिक्स में। अच्छा, उससे एक और अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाता है कि कुछ आ रहा है। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। सो अनिल जी, एक तो ये स्प्रेड है, कल के लिए है जी,
अगर शॉर्ट कवरिंग, वैसे मैं अनिल जी एक डिस्क्लेमर है साथ में, मुझे कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग वाली दिखती नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो डैमेज हुआ है ना, सब लोग अपना डैमेज समझने में ऊपर आए तो बेचो। हाँ, मतलब अभी तो उसमें बिजी है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और अनिल जी आपसे दो सवाल करने हैं मेरे को अभी इसी कॉल के बाद। तो अनिल जी एक तो स्प्रेड है कि 16,200 की एक कॉल लेनी है जिसका रेट है 71.72 और 16,300 की दो बेचनी है जिसका भाव है 23.24 रुपए। तो ये स्प्रेड अनिल जी बनेगा 25 रुपए में। दो कौन सी बेचनी है? 16,300। ओके, 16,300 50 पॉइंट ऊपर की, इन द मनी लेनी है 200 की, तो स्प्रेड बनेगा 25 रुपए में। सो अनिल जी मतलब आपका 16,225 में 25 से ऊपर 16,400 तक ये प्रॉफिट वाला स्प्रेड है। अगर 300 तक जाता है तो अनिल जी इसमें पैसा डबल हो जाएगा। नहीं तो वर्स्ट केस है 25 रुपए की कॉस्ट है, 25 रुपए की कॉस्ट है जो कभी भी कल सुबह में निकल आएगी, जैसे आपने बोला 16,200 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस तरह से प्ले करना चाहिए। अनिल जी आपको ध्यान हो पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में फिर हमें तेजी सबको लग रही थी कि वो, लेकिन तब भी अनिल जी 36 साढ़े 36,000 का स्प्रेड दिया था कि 80 रुपए, क्योंकि जब अनिल जी सौदा रॉन्ग जाता है ना प्लेन कॉल में या फ्यूचर में तो बहुत जोर की मार पड़ती है बैंक निफ्टी में। तो ये पैसे बहुत कम खर्च करने हैं अगर आपको सच में तेजी लगती है तो, बट मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती, बट स्ट्रेंथ दिखाई है क्योंकि 150-200 एक ऐसा लेवल है वहां से ऊपर आती है। अनिल दो चीजें आपसे पूछनी है, जब भी ये मिड कैप बहुत तेजी में आते हैं, 2018 में भी हुआ जब ग्रैंड फादरिंग आ गया था तो पूरा मतलब हालत खराब हो गई। अब ये जो बीएससी ने किया है ये अनिल जी देखा जाए तो मतलब है डैमेजिंग कि अगर आप 30% के लिए हफ्ता या पूरे महीने के लिए हो गए तो आपका पैसा भी अटक गया, इससे ऊपर है भी नहीं। मतलब जिस तरह से हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो ये फ्री मार्केट में कर्व लगाने वाली बात है, जबकि वैसे ही एक्सचेंजेस ने इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं। तो एक चीज तो अनिल जी इस पे मुझे आपसे पूछनी है कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। और दूसरी चीज अनिल जैसे कह रहे हैं ना, आपने मुझसे निकलवा लिया, आपने मुझे एक बार वो ट्रैप कर लिया, और उसके लिए जैसे मुन्ना भाई में वो बोलता है ना प्रिंसिपल के रूम में व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, तो मैं कहना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द स्टैंड। और वो स्टैंड है अनिल जी आईटीसी के लिए, वो आपने 215 में ना मेरे को भी अपने साथ मिला लिया कि इस बार तो निकल गया, और अनिल जी मुझे लगता है फिर धोखा हो गया। कुछ नहीं, उसका एक और बात बताता हूँ अनिल जी, एक और चीज बताता हूँ। मैं आपको दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ उसके बाद आंसर देना। अनिल जी इस बार आईटीसी में पता क्या हुआ है, पुराने तो जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल थे, वो जो नए लोग आ गए ना, मतलब इस बार उनको लगा ये सब तो पागल है, पुराने 3-3 साल से फंसे, हम इस बार ले रहे हैं अब निकलेगा। अनिल जी वो भी ट्रैप हो गए मुझे लग रहा है। तो ये इस डर से मुझे लग रहा है कि तो पहले वाले सवाल का जवाब, जो इतने रेस्ट्रिक्शंस जो आ रहे हैं प्राइस में, आई थिंक ठीक नहीं है। ठीक है, कैश मार्केट के बहुत कम लिक्विड, उसको है ना, मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन के बजाय वॉल्यूम एक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। जो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक भाग रहे हो वहाँ शायद अगर आप प्राइस फिल्टर लगाएं थोड़ा तो शायद ठीक हो शायद, लेकिन जहाँ वॉल्यूम भरपूर है और अगर वॉल्यूम के साथ कोई स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि भाई वाइडर पार्टिसिपेशन है, और जहाँ वाइडर पार्टिसिपेशन होता है वहाँ प्राइस डिस्कवरी अच्छी होती है, वहाँ डेप्थ है, वहाँ पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस ठीक नहीं है। अब दोनों तरह से बात हो सके, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं एफएनओ के जो अगर जहाँ आप देखिए अमेरिका में लिमिट नहीं लगती तो 90% एक दिन में घुस जाते हैं, तो वो भी लगता है कि अरे एक ही दिन में 90% निकल गया तो अगली बार स्टॉक मार्केट में आएगा कौन। लेकिन दूसरी बात है कि जो निकलना चाहें उसको मौका भी तो है, ये मार्केट ही वही है। तो अगर आप मैच्योर तरीके से देखेंगे तो पूरा फ्री होना चाहिए, और क्योंकि शायद एक्सचेंज का व्यू ये है कि छोटे मझोले शेयरों में रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर ज़्यादा घुसता है, ज़्यादा फंसता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो लेते नहीं, फंड लेते नहीं, इसलिए उनका व्यू है। तो ये डिबेटेबल इशू है। मेरा ये समझना है फिर ऑल टाइम हाई पे क्यों आता है हर बार ये? हाँ, ये बात सही है। मेरा ये समझना है इसको लिक्विडिटी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जो स्टॉक लिक्विड है उनको फ्री रहने दो, जो स्टॉक्स लिक्विड नहीं है उन पे रेस्ट्रिक्शन। अब बताए दूसरा आईटीसी में आप कुछ नहीं फंसे, क्या भाव का आपने रिकमेंड किया? 215 ना, बस ना, तो काय का फंसे? मतलब ये तो आपने आईटीसी रिकमेंड किया तो एक मिनट, आईटीसी रिकमेंड किया तो 215 का 208 हुआ है, सोचो कोई मिड कैप कर दिया होता तो। और दूसरा ये, अच्छा गिर के आपके हिसाब से अनिल जी आपकी पॉजिटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं अभी तो आपने मेरी पॉजिटिविटी देखी, कहा अभी बताता हूँ उनको। अच्छा, आईटीसी गिर के कितना गिर जाएगा? 200, 190, 180? बस बढ़ने में 400 होगा सर, बस। तो आप 20 रुपए की रिस्क में मुन्ना भाई के साथ रहते हैं। आईटीसी में आशुष जी के लिए 20 रुपए की रिस्क है और 200 रुपए की अपसाइड। आशुष जी बुलिश है आईटीसी पर, हम उनको बेरिश नहीं होने दे रहे। और इसी पर आईटीसी पर एक राय जरा किरण जी से भी ली जाए। किरण जी, आईटीसी के चार्ट देखिए और पूरा भरोसा दे दीजिए आशुष जी को कि कितनी तेजी बनेगी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। देखिए चार्ट पैटर्न तो ऐसा है कि एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो मुझे तो बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही है, पर सपोर्ट के नजदीक है। 205, 208 ये
सपोर्ट जोन है, इनके पास लॉन्ग पोजीशन उनको 200 स्टॉप लॉस लगा के ऐड करने की सलाह। टेक्निकली अगर 215 217 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली बुलिश हो जाऊंगा। टेक्निकली तो यही लेवल्स देखने को मिल रहा है। 215 217 8-10 रुपए ऊपर हो जाएगी किसी न किसी दिन, क्या टेंशन है, हो जाएगी, चिंता न करें। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं छोटे मझोले शेयरों पे सर्किट फिल्टर को लेकर, उसमें जो बदलाव हुए हैं एक बार वो बदलाव समझ लीजिए। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि एड ऑन प्राइस बैंड आज जिसका अनाउंसमेंट आया है बीएससी की तरफ से, क्या कुछ बदलाव बीएससी करने जा रहा है अपने शेयरों के प्राइस बैंड पर, वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, हमने कल भी आपको बताया था कि 9 तारीख को जो सर्कुलर आया था उसमें किस तरह के बीएससी ने रूल्स रखे थे, लेकिन इन नियमों में अब बीएससी ने काफी बड़े बदलाव किए और काफी ज्यादा ढिलाई दे दी एक तो साफ इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो एड ऑन प्राइस बैंड जो है अब सिर्फ बीएससी लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा, उसमें भी स्पेसिफिक ग्रुप जैसे कि एक्स, एक्सपी, जेड, जेडपी, जेडवाई, वाई, ये कुछ ग्रुप्स है जो कि क्लासिफाई किए गए हैं। सिर्फ इन्हीं पे ये एड ऑन प्राइस फ्रेमवर्क जो है वो लगने वाला है, बाकी स्टॉक्स पे ये एड ऑन प्राइस फ्रेमवर्क नहीं लगेगा। अब इनमें कितने स्टॉक्स है आप देख लीजिए। एक्स ग्रुप में करीब 1000 स्टॉक है, एक्सटी में 800, जेड में 90, जेडपी में 11, जेडवाई और वाई में तो कोई स्टॉक है ही नहीं। इसमें भी वो स्टॉक का प्राइस जो है वो 10 रुपए के ऊपर होना चाहिए और मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आधे से ज्यादा स्टॉक तो इसी छटाई में निकल जाएंगे बाहर, यानी कि उन पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि गिने चुने स्टॉक्स पे ये जो नया फ्रेमवर्क है वो लगने वाला है। और पहले ये रखा गया था कि ये जो प्राइस बैंड है वो वीकली, मंथली और क्वार्टरली रहेगा, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब ये प्राइस बैंड जो है वो 6 मंथली, ईयरली, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए रखा गया है। पहले प्राइस बैंड जो था जो प्राइस था इंटू 1.6 इंटू 2 टाइम्स था, यानी कि अगर वो दुगना हो जाता है तो आपका प्राइस बैंड में आ जाएगा। लेकिन अब जो प्राइस बैंड रखा गया उसको समझिए, 6 महीने में 600%, यानी कि 6 गुना, 1 साल में 1200%, 12 गुना के आसपास है, मेरे ख्याल से 1000 के आसपास है। इसके अलावा 2 साल में 2000 गुना, 3 साल में 3000 गुना, यानी कि जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इस फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं उतनी रैली जब आपके स्टॉक में आएगी उतना आपको रिलेवेंट दिया गया है कि इतनी रैली आपके स्टॉक में आ सकती है, यानी कि जो प्राइस रेंज है उसको अच्छा खासा बढ़ाया गया है। अगली बात, इसके पहले कहा गया था कि अगर आप इस फ्रेमवर्क में आते हैं तो 90 दिनों तक इस फ्रेमवर्क में रहेंगे, लेकिन अब इसमें भी ढिलाई दी गई है। अब बीएससी कहता है कि अगर आप फ्रेमवर्क में आते हैं तो 30 दिन तक आप इस फ्रेमवर्क में रहेंगे, 30 दिन के बाद हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे। तो काफी हद तक ढिलाई दी गई है और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स, जिसमें डर लग रहा था कि शायद इस फ्रेमवर्क में आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही है जो शायद इस फ्रेमवर्क में आएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट है वो एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी इस नए रूल्स के बाद। बिल्कुल सर, तो कैटेगरीज आ गई हैं, सफाई आ गई और कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सिर्फ अभी 30-32 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर ये फिलहाल लागू हो सकता है। प्लस ये जो क्लैरिफिकेशन है 10 रुपए से ज्यादा का प्राइस होना चाहिए और 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप होनी चाहिए, तभी ये लागू होंगे। दीप देखिए, पहली चीज आज कई जगह इस बात की चर्चाएं चल रही है और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ये चीजें छपी कि कल गिरा है, परसों गिरा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वो इस वजह से गिरा है। और मैं सुबह भी कह रहा था, अभी भी ये कह रहा हूँ, इस वजह से नहीं गिरा है। क्यों? 2 रीजन है। अगर इस वजह से गिरना होता तो वो सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं जो दोनों एक्सचेंज पे है। करेक्ट। पहली चीज तो ये रूल जो बीएससी ने बनाया सिर्फ और सिर्फ उन शेयरों के लिए बनाया जो सिर्फ बीएससी पर लिस्टेड है, जो एनएससी पर है ही नहीं। जब जो स्टॉक जब भाई गिर तो वो भी रहे, करेक्ट, और वो ज्यादा गिरे उल्टे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बीएससी के भाई क्या है, अगर देखो मेरे को मूड खराब करना तो कर लूं, किसी को पूछना थोड़ी है, करेक्ट। पहले समझो तो सही बीएससी कह क्या रहा है। बीएससी सिर्फ इतना कह रहा है 10 रुपए से ज्यादा के शेयर, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप। yes. अब इस लिस्ट में आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी, जो सुनी सुनाई बात है 30, 35, 40 शेयर बनते हैं। अब 30, 40 शेयर और वो भी इतने 1000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाले शेयर, जिनमें थोड़ा सा 3 महीने 6 महीने में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अरे भाई मैं आपको बताऊँ, वो लिस्ट देखोगे, आपको उस लिस्ट में अगर 30 शेयर में से 3 शेयर के नाम नहीं सुने होंगे आपने, करेक्ट। लेकिन मूड खराब कर देना है कि नहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बीएससी का बड़ा एक्शन, कोई एक्शन नहीं है। और वो वाकई में 30, 35, 40 शेयर ऐसे होंगे जो उसके लायक है, बिल्कुल, तो ही किया है बीएससी ने, बिल्कुल। सो इसलिए प्लीज समझिए चीजों को। हेडलाइंस और बड़ी बड़ी वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ आ जाए और सब लोग हेडलाइन में पढ़े, उससे ये मत सोचिए मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए गिर रहे हैं। अंदर समझो, पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपके शेयर, हाँ
जो ASM है वगैरह है, ये जो रूल हैं ट्रेड टू ट्रेड, वो तो पहले से ही थे, वो ऐसा तो नहीं कि आज से आए, उससे तो आप यूज टू हो चुके हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 सितंबर से मार्जिन फुल हो जाएगा। तो अभी भाई सब मार्जिन तो लागू हो के 8-9 महीने हो गए, ये तो फाइनल फेज होगा। ये तो अप्रैल और मई में जो रोज मार्केट इतना बढ़ता है, रोज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर सुबह 2:15 से 3:30 के बीच में ऐसे भागते थे, तब मार्जिन नहीं था। करेक्ट। तो लेकिन वो तो देखो जहाँ पैसा बनेगा ना वहाँ पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स है, जितनी ज्यादा लीवरेज हो, ट्रेडर हमेशा चाहेगा लीवरेज ज्यादा हो, लेकिन एक्सचेंजेस का अपना तरीका है रिस्क मैनेजमेंट करने का। कल लाइफ टाइम हाई के आसपास कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आप बोलेंगे एक्सचेंज हो रहे थे क्या। तो दोनों तरफ से इशू है, ब्रोकर्स को ट्रेडर्स को लिमिट चाहिए, एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है। लेकिन मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, BSE की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिससे कि बाजार में स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों का मूड बिगड़ जाए। अगर स्मॉल कैप मिड कैप शेयर करेक्ट हो रहे हैं तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहे हैं, भागे हैं, अच्छे भागे हैं। चाहे आप ये कहते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो सेल ऑन न्यूज है, जिनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो वैल्यूएशन महंगे, दोनों हिसाब से बिक रहे हैं। आशु सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है अनिल जी। वो सिर्फ ओवरबॉट का ट्रिगर मिल गया, बहाना मिल गया। हमने जब आपसे बात की 15 दिन पहले, तब तो ये ऐसा कुछ नहीं था। रीजन कोई भी बनना हो वो तो रीजन बना ही, और एब्सोल्युटली राइट। बट ये 10 से ऊपर और 1000 के कैटेगरी में दीपांशु काफी स्टॉक्स आते हैं, क्योंकि हम मतलब एज ए ब्रोकर मैं इस साइड से आपको बता सकता हूं सर कि हमारे भी कंप्लायंस ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस ओवर अब एक्सचेंज लगा के रखे थे कि हम 500 करोड़ से नीचे का नहीं करेंगे। अनिल जी दबा के रिक्वेस्ट आती थी, 500 से 250 कर दिया, दबा के रिक्वेस्ट आती थी, 250 से 100 करोड़ कर दिया, दबा के रिक्वेस्ट आती थी, 100 करोड़ से अनिल जी 50 करोड़ कर दिया, उसमें भी रिक्वेस्ट आती है। मतलब इतना बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनिल जी सबके पास न्यूज है, उनको सिर्फ ये लगता है ये 3-6 महीने ये तो मतलब ये इस स्टॉक में तो मल्टी बैगर स्टोरी होती है ना, ये तो हमारे मल्टी बैगर हो ही नहीं पाएगा। सो ये जितना मर्जी कोशिश कर लो अनिल जी, मतलब काफी लोगों हमसे लड़ते थे, ये मैं आपको मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि नहीं अब मेरा पैसा है, मुझे तोड़ना है, मेरे को आप लेने क्यों नहीं देते, क्योंकि स्टोरीज हैं, डबल हुए हैं, ट्रिपल हुए हैं, बट एंड ऑफ द डे अनिल जी ये चीज होती है इस तरह से। बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट और सावधान रखना है। इन सब चीजों से डरना घबराना है नहीं। आइए, अगर फिर भी डर रहे घबरा रहे तो खरीदारी की राय आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्पेशल चार्ट कॉर्नर, स्पेशल पिक है और चार्ट कॉर्नर, दोनों को मिक्स करके स्पेशल चार्ट कॉर्नर आजकल बहुत हमारे इनोवेटिव हो गए आज, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन उधर ही है। हाँ, मुझे लगता है कि इन्हीं को दे दिया जाए बिगुल का जिम्मा। ये 5-7 बिगुल है जो आपको मिक्स एंड मैच करके बना दिया जाए, तो हमारे स्टूडियो पे छोड़ दें, जो आपको अच्छा लगे वो वाला बजा दो। कॉल्स तो देंगी। बताएं सर्स। अरे जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है वेदांता पर अभी आपने भी जिक्र किया था, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। और अनिल जी जहां हम देख रहे हैं बाजार हल्दी घाटी बना हुआ है, इस स्टॉक ने अनिल जी एक मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर दिया है। वेदांता रुकने वाला नहीं है, इन स्तरों पर बाय करके चले। ओवर टू राकेश। अनिल जी एक ब्रेकआउट है, और जब वेदांता का डीलिस्टिंग आ रहा था तब आपने हाईलाइट करा था कि LIC ने इसकी फेयर वैल्यू 320 की निकाली है, तो 320 के ऊपर भी डिसाइसिवली सस्टेन कर रहा है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। 320 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ज्यादा नीचे 316 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 350 का टारगेट है। वेदांता है स्पेशल चार्ट कॉर्नर पिक, स्पेशल चार्ट कॉर्नर पिक। लेकिन कुणाल जी बाजार हल्दी घाटी बना हुआ है कि कुरुक्षेत्र और पानीपत है? लोकेशन तो बराबर से बताओ। अनिल जी चारों ओर जो ये लाल लाल हो रखा है अनिल जी, मिड कैप गिर रहे हैं, तो अनिल जी इस वजह से हल्दी घाटी मुझे लगता है सबसे अच्छा वर्णन है अनिल जी। ताई एकमात्र आदमी आप हैं जिसने लाल पहनी, बाकी हमारे फिर अनिल जी आप उदयपुर के हैं। हाँ, इसीलिए तो हल्दी घाटी तो मेरी देखी हुई है कई बार। तो वो तो वहाँ की मिट्टी पीले कलर की है, हल्दी के कलर से मिलती जुलती, इसलिए उसे हल्दी घाटी कहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आप अपने आसपास जहाँ दिल्ली में रहते हैं वहाँ कुरुक्षेत्र पानीपत जरा घूम के आए, मुझे वहाँ का माहौल ज़्यादा दिख रहा है। उदयपुर में सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए, वेदांता खरीदने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी एक डिफेंसिव स्टॉक खरीदने की सलाह है, इनफैक्ट उसका ऑप्शन HUL का 2380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी, 35 रुपए के आसपास मिल रहा है, 35 पे मिल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 26 का,
टारगेट्स रहेंगे 46 एंड 53। 46 एंड 53 ये दो टारगेट्स के लिए 2380 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है। रीजन अनिल जी ये कि ये स्टॉक में 200 डेमा से एक अच्छा बाउंस बैक दिया, अच्छी खासी गिरावट हुई थी इसमें, बट संभल गया 200 डेमा से, और वहां से बाउंस बैक होने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट किया है, और ये कंसोलिडेशन माने जी क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है जो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। इसके जो स्पॉट लेवल्स टारगेट आ रहे हैं अनिल जी वो है 2422 से लेके 2440। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2440 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ से लगभग 60 पॉइंट की अपसाइड देख रहा हूँ, 3% का मूव, एंड जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके कॉल ऑप्शन में अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है, इसलिए 2380 के स्ट्राइक का कॉल खरीद के चलना है। ये है आपके लिए जय की तरफ से एक डिफेंसिव पिक। HUL ये मोमेंटम में आ सकता है, खरीदारी करके चलें। कल है वीकली एक्सपायरी और एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए तैयार है हमारे साथ सुमित जी, स्वागत करते हैं बिल्कुल के साथ। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। दीपांशु देखिए मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा नेगेटिव मूव देखने को मिला है, मार्केट अभी डाउन है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल लेना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस मार्केट में ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा साइडवेज और रेंज बाउंड मूव चल रहा है, तो यहाँ से ऊपर के मूव के लिए निफ्टी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। निफ्टी का 16,150 16,150 वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा। 101 रुपए 105 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसको खरीदारी करें 16,150 वाला कॉल। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 51 रुपए का 51, और निफ्टी में जैसे ही यहाँ से 16,275 16,280 का लेवल टूटेगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी कॉल का टारगेट 16,150 वाले कॉल का टारगेट ऊपर में 151 रुपए और 171 रुपए, ये टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल की एक्सपायरी वाला कॉल है, खरीदारी करें 101, स्टॉप लॉस लगाए 51, टारगेट 151 और 171 वाले लेवल आ गया आपको सुमित जी। वही मैं भी सुमित जी आजकल लिफाफे ज्यादा आ रहे हैं आपके या ज्यादा दे रहे हैं? ये 101 का लेने का भाव, 51 स्टॉप लॉस का भाव, 151 और 171, मतलब क्या माजरा क्या है? नहीं अनिल जी, कोई लिफाफे आ ही नहीं रहे मार्केट में। मैंने कहा देखो लिफाफे तब आते हैं सुमित जी, आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपका दुख है इतना, मतलब इतना दुख से बोला लिफाफे आ ही नहीं रहे, उसके लिए आपको कुछ दावत वावत रखनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। अब आशुष जी देना भी चाहे आपको लिफाफा, कैसे दे, कोई मौका तो होना चाहिए ना। आशुष जी सही है ना? अच्छा भाई दे, सुमित जी ने सही गेस किया कि आशुष जी आ रहे हैं, तो सुमित जी आपका गेस एकदम सही निकला। तो बुलाइए आशुष जी, अभी तो मुंबई में ही है, आप जब भी मौका लगे आप लिफाफा भी है ना, लिफाफा 100% बिल्कुल लिफाफा भी तैयार है, अभी तक खाली रखा है, खाने के मेन्यू के हिसाब से फिर पैसे डाल देंगे उसमें जैसा भी रहेगा। शुक्रिया सुमित जी। निफ्टी पर खरीदारी करने की राय 16,150 का कॉल ऑप्शन खरीदें। सुमित जी की राय 101 में खरीदना है, 51 का स्टॉप लॉस, 151 और 171 के टारगेट के लिए आपके लिए। नितिन जी हमारे साथ तैयार है, नितिन जी इसका करते हैं स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नमस्कार नितिन जी, स्वागत है आपका। बताएं सर क्या है इरादा आज निफ्टी बैंक निफ्टी? निफ्टी में 16,200 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 72 रुपीज में मिल रही है अभी, 72 73 ऐसे रेट है। इसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का। भारती, आइडिया, रिलायंस जियो कौन सा है? ओके चलिए फिर से, अच्छा ऐसा नहीं है, हम नितिन जी को क्यों बोला, हो सकता है हमारे इधर से कटाओ, यू नेवर नो। तो चलिए फिर से संपर्क करेंगे नितिन जी से। फिलहाल इतना तो पता चल गया 16,200 का कॉल ऑप्शन लेना है, 72 रुपए का, मतलब कल वाले ही होगा फिर, है ना? कल वाले मैंने भी 1:2 दिया है, वही वाला है, सेम है ना? बेहतर हाँ, तो फिर तो बस मैंने वो 200 लेके 300 बेचने के लिए 2 बोला है। आई थिंक नितिन जी क्लियर लेते हैं अक्सर सिमिलर विद स्टॉप लॉस। बिल्कुल आपने 71 रुपए में बोला ही था। तो 16,200 की कल की एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 72 रुपए में, 40 रुपए के स्टॉप लॉस तक तो आ गया, टारगेट वाला भी थोड़ी देर में बताया जाएगा, आपको चिंता न करें। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। मिड कैप इंडेक्स में देखिए नीचे जो दिख रहा है, बढ़िया रिकवरी आई है, बढ़िया रिकवरी है सर, बहुत अच्छी मूव आती है। और काफी सारे मिड कैप्स स्मॉल कैप्स एक्चुअली अगर आप देखें सर तो आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको दिखा चुके हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में आ रहे हैं। आइए एक ओके नितिन जी एक बार जुड़ गए हमारे साथ, तो पहले नितिन जी के पास वापस चलते हैं। नितिन जी आप राय दे रहे थे 16,200 की कॉल पर, जरा लेवल्स बताएं सर। ये 125 का टारगेट होगा और 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 16,200 की कॉल ऑप्शन खरीद।
तो 16,200 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, 125 का आपके लिए टारगेट है कल की एक्सपायरी की। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो भरोसा आ रहा है बाजार पर। सुमित जी ने एक्सपायरी के लिए 16,150 की कॉल खरीदवाई है, नितिन जी को 16,200 की कॉल पसंद है और आशु सर की तरफ से भी आपके पास एक बढ़िया स्प्रेड है इस समय मार्केट एक्शन के लिए। देखते हैं सचिन जी को कौन सा स्टॉक पसंद आया। बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 2180 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2090 के आसपास। हाल फिलहाल का ही स्विंग है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने पिछले 4 दिनों का एक्शन रखा है, एक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। जितना मार्केट में वीकनेस थी उतनी मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकनेस डिस्प्ले नहीं की थी। एंड जिस तरीके से मार्केट अभी रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है एक लीडिंग कैंडिडेट होगा इस पर्टिकुलर लेग की तेजी में। तो खरीदारी करनी है रिलायंस में। स्टॉप लॉस लगाना है 2090 पर। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा 2180 का। ओके, तो रिपोर्ट करने के लिए है तैयार और डेज हाइक पर आप रिलायंस को ट्रेड करते दिख रहे हैं। आज सुबह शुभम जी भी 10 की कमाई के लिए रिलायंस पर खरीदारी की राय दे के गए हैं। उनका 2350 का टारगेट था ओवर अ मीडियम पीरियड ऑफ टाइम। आइए जय के पास एक कॉल तैयार है, चलते हैं जय के पास। बिगुल कैश का ऑप्शन दे रहे हैं जय बताइए। जी दीपांशु 16,250 का कॉल खरीदना है। 18 अगस्त की एक्सपायरी का 111 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस डीप नीचे की तरफ हमें रखना है 72 पर। ये क्लोजिंग बेसिस पर रखना है डीप। इनफैक्ट सुबह भी अगर मैंने क्लोजिंग बेसिस पर दिया होता तो सही होता, बिकॉज थोड़े से वो स्टॉप आउट होकर फिर से बाउंस कर दिया है। इनफैक्ट व्यू वही था कि 16,200 के आसपास उसके नीचे बंद नहीं देगा, और वही हुआ। निफ्टी में एक्चुअली बंद नहीं दिया, वो थोड़ा ब्रेक कर पैनिक कर फिर से बाउंस किया, क्योंकि मेरा व्यू है कि ये रेंज है, रेंज की अपर एंड को फिर से टेस्ट करेगा। सो ये 110-11 के आसपास खरीदना है आपको। 72 का एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है दीपांशु। इसका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा यहाँ पे वो रहेगा 154 का, सेकंड टारगेट रहेगा 175 का। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 16,250 के स्ट्राइक का कॉल निफ्टी का 18 अगस्त की एक्सपायरी का। दीप, ये जो रिसेंट अभी आज की रिकवरी भी हमें जो देखने मिल रही है, काफी अच्छी इंपल्सिव रिकवरी देखने मिल रही है 16,162 से अभी तक की जो देखने मिली है। सो आई डोंट थिंक ये ब्रेक होना चाहिए। अब वो रेंज थोड़ी शिफ्ट हो गई नीचे में, 16,200 के बदले अब 16,150 की हो गई है। तो यह है आपके लिए निफ्टी पर एक और कॉल खरीदने की राय। जय, नितिन जी, सुमित जी, आशु सर और विश्वेश जी, आपने देखा होगा पिछले 1 घंटे में इन सब ने आपको खरीदारी की राय दी है। और अनिल जी भी कह रहे थे 16,200 के ऊपर या 16,200 के आसपास जब तक निफ्टी है 16,175 कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे ही आप बढ़िया एक्शन इस समय बाजार में देख रहे हैं। चलिए, इंडेक्स पर तो आपको एक्शन भरपूर दिख रहा है, पर एक स्टॉक जो सुबह से कमजोर है और बल्कि आज तो एक बार उसने निचला सर्किट भी छुआ है, वहां से थोड़ी रिकवरी है, बट 15% नीचे आपको सीक्वेंट साइंटिफिक दिख रहा है। क्या है वजह इतनी बड़ी गिरावट की? आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या हुआ है सीक्वेंट साइंटिफिक में? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए 2 बड़ी वजह हैं जिसके चलते हमने देखा कि नतीजे आने के बाद ये स्टॉक में बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। सबसे पहले तो जो नतीजे आते हुए दिखे, इन ऑल काफ़ी कमज़ोर नतीजे इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखा है, क्योंकि इनके जो कामकाजी खर्च हैं वो बढ़ते हुए दिखे थे, स्टाफ एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखे, और इसके चलते भी यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको मार्जिन में भी आती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो मुनाफा है उसमें 85% से ज़्यादा की गिरावट इस बार आती हुई दिखी। इसके साथ ही अगर आप सेगमेंट्स भी देखते हैं तो हमने देखा कि जो एपीआई बिक्री है वहां पे क्वार्टर भी काफी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही इनकी जो ओवरऑल सेल्स हैं वो यहाँ पे थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे थे। इसके साथ ही आप देखिए जो टर्की का कारोबार है, फॉर्मुलेशन कारोबार है, वहां पे सबसे ज्यादा गिरावट थी। इनफैक्ट टर्की के सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो 47% तक का डाउनफॉल आपको क्वार्टर बेसिस पर देखने मिला था। इसके चलते भी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो आज डाउनफॉल में देखने मिला था। दूसरी बड़ी वजह और सबसे खास वजह ये भी थी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि उन्होंने पिछले साल यानी कि जो बेस ईयर होता है वहाँ पे कुछ सब्सिडरीज को ओवरस्टेट कर दिया था, यानी कि उन्होंने जो नंबर्स दिए थे वो थोड़े से रॉन्ग नंबर्स दिए थे अपने सब्सिडरीज के।
इसके चलते उन्होंने अपना जो रेवेन्यूज़ हैं वो 15 करोड़ से ओवरस्टेट किया था, तो उसको इस बार कम कर दिया गया है और साथ ही जो प्रॉफिट था वो भी 5 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने दिखाया था। तो एडजस्टेड नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए थे। तो इन ऑल अगर आप देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर आता हुआ दिखा था, क्योंकि पिछले साल या बेस ईयर के नंबर्स आपको देखने मिले थे। अब इसके साथ ही आप देखिए इसके चलते 20% तक की गिरावट आपको स्टॉक में देखने मिली थी, लेकिन लो लेवल से रिकवरी भी आती हुई दिखी और उसकी वजह ये थी कि जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से वो पॉजिटिव आती हुई दिखी है। सबसे पहले एपीआई सेल्स पे उनका कहना था कि इस बार एग्जीक्यूशन में काफ़ी दिक्कतें थी और इसके चलते ये गिरावट आती हुई दिखी है। सेकेंड हाफ से आपको अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है। टर्की में भी जिस तरह से लगातार कामकाज होता हुआ दिख रहा है, सेकेंड क्वार्टर से यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप की जो सेल्स है वो आने वाले समय में फास्ट ग्रो करती हुई दिखेगी, ये कंपनी का कहना था। तो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वहाँ पे अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। स्टॉलाई बिजनेस जो है वहाँ पे थोड़ा सी डीले आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो एफटीए विजिट्स हैं वो होती हुई नहीं दिखी थी कोविड के चलते, इसके चलते थोड़े से डिलेज आपको देखने मिलेंगे। लेकिन बाकी जो कारोबार है वहाँ पे सेकेंड हाफ से आपको अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है और इसी के चलते लो लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आपको स्टॉक में देखने मिली। दीपांशु, कॉन कॉल में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया मैनेजमेंट ने, बट बाजार को नतीजे नहीं पसंद आए और जो पिछले साल रेवेन्यू रिकग्निशन में परेशानी थी, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल की रेवेन्यू में 15 करोड़ की कटौती करनी पड़ी और प्रॉफिट में 5 करोड़ की कटौती करनी पड़ी, उस पर भी कुछ सवाल उठे हैं। और हमने देखा कि सुबह के सेशन में काफ़ी कमज़ोर था स्टॉक, 20% टूटा था, वहां से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, पर अभी भी 13-14% नीचे ही है। एक बार जरा चार्ट पर राय ले ले बंसल जी से। बंसल जी, सीक्वेंट साइंटिफिक 240 थोड़ा रिकवर होते हुए, चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स क्लियरली डिस्टॉर्टेड हैं। एक मेजर लेवल इसने 260 का एक मेजर लेवल तोड़ा है, उसके नीचे है नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं। हालांकि निचले स्तरों से 224 से एक रिकवरी देखने को मिली है। तो एज ऑफ नाउ पैटर्न डिस्टॉर्टेड है दीपांशु। रैली पे यहां से निकलने की राय होगी। फ्रेश निवेश शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सीक्वेंट साइंटिफिक में नहीं करना चाहिए। अवॉइड फ्रेश निवेश की आपके लिए सलाह नहीं है। पर एक स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आ रहा है, हालांकि आज इसके भी नतीजों पर कुछ सवाल उठे थे अनिल जी। जोमैटो, आज सुबह जब हम बात कर भी रहे थे तो आपने कहा था कि अलग तरह के बिजनेसेस को अलग तरह से एनालाइज भी करना चाहिए। घाटा नहीं देखें जो बड़ा है, टॉप लाइन देखें जो जबरदस्त उछाल दिखा रही है, और जोमैटो 7% ऊपर सर। उसको तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो शेयर खरीद बेच ही नहीं पाएंगे, वो तो सीधी बात है। वो तो पूरा अगर टॉप लाइन अगर 220% बढ़ के आया है तो यहाँ तो गेम पूरा वही है, मार्केट शेयर का, टॉप लाइन का। प्रॉफिट तो जब आएगा तब आएगा, क्यों तब आएगा। बिल्कुल सर। ये अब जो मुझे अगली तेजी भी है कुछ लगता है ना, तो न्यू एज कंपनीज हैं जो वो डिफरेंट है। अब अगर हम इसमें फंसे रहेंगे ना तो हो सकता है जो अब ये जो न्यू एज कंपनीज आ रही है, जिसको आपने एक वो राशन का नाम भी दिया है या दूसरी तरह की चीजें, उनमें अब कुछ कहानी बनेगी या स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जोमेटो इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो तो सब लोगों को मालूम है। बट देयर आर डिफरेंट कंपनीज जिनमें अगली तेजी का पैसा बनेगा। ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आ रहा है देवयानी, लिस्ट होने की तैयारी में, मजा आएगा सर। वो भी है इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें जोमेटो में खाली जैसे मतलब वो तो एग्रीगेटर है, फिर आपका जुबिलेंट में डोमिनोज है, बर्गर किंग में एक ही है, वेस्ट लाइफ में मैकडोनल्ड्स, उसमें पाँच छः, टेको बेल्स, KFC, कोस्टा कॉफी, पिज्जा हट। देवयानी देखते हैं कैसी होती है उसकी भी लिस्टिंग। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मंडे होनी चाहिए, मंडे ट्यूजडे। अलॉटमेंट आज हो गए हैं शायद, आज अलॉटमेंट आ चुके हैं देवयानी इंटरनेशनल के, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए, शुगर शेयरों में तेजी है, एक्शन है, शुगर में भी एक्शन है। पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, शुगर शेयरों में इसके लिए तेजी है क्योंकि रॉ शुगर के दाम जो है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। करीब 6% के आसपास का उछाल था और 4 साल के उच्चतम स्तर पे, इनफैक्ट मार्च 2017 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पे जो शुगर के दाम है, रॉ शुगर के दाम है, वो पहुंच चुके हैं। अब दरअसल हुआ क्या है, दरअसल ब्राजील में जो मध्य दक्षिण क्षेत्र है उसमें जो चीनी का उत्पादन है उसमें 11% के आसपास की गिरावट आई है। दरअसल पहले से माना जा रहा था, क्योंकि ब्राजील में ड्रॉट हुआ था, 90 साल का सबसे बड़ा ड्रॉट वहां फेस किया गया, उसके चलते वैसे ही माना जा रहा था कि ओवरऑल जो शुगर का प्रोडक्शन है वो कम होने वाला है। लेकिन जो अनुमान लगाया गया था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा 10% के आसपास की गिरावट शुगर के प्रोडक्शन में आएगी, लेकिन शुगर के प्रोडक्शन में उससे ज्यादा करीब 11% के आसपास की गिरावट आई है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ड्रॉट कारण नहीं है, बल्कि फ्रॉस्ट जो है उसके कारण भी जो ओवरऑल शुगर के गन्ने की खेती है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके चलते
जो गन्ने के फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको गन्ने की जल्द से जल्द कटाई करनी पड़ रही है। अब ये करने की वजह से जो गन्ने की यील्ड है और जो क्रशिंग है उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट आ रहा है और सीधे सीधे आउटपुट पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है और इसी का इम्पैक्ट जो है वो आपको ग्लोबली शुगर प्राइसेस पे देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई में प्रति हेक्टेयर जो चीनी का उत्पादन है उसमें करीब 17-18% के आसपास की गिरावट देखने मिली और गन्ने की क्रशिंग में करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो हुई है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ब्राजील, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जो चीनी का उत्पादन है उसमें 40% के आसपास तो ब्राजील से होता है। तो ब्राजील सबसे बड़ा ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के लिए। और वहीं ये दिक्कत है, तो पहले सूखा, सूखा के बाद फ्रॉस्ट और उसका सीधा इम्पैक्ट शुगर केन के प्रोडक्शन और उसके यील्ड्स पे हो रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि शुगर की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वैसे भी हमारे यहाँ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में लगातार ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो है शुगर स्टॉक्स पे आ रही है कि एक बहुत बड़ा साइक्लिकल चेंज देखने मिल रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में तेजी लगातार बनी थी और अभी भी बन रही है। बिल्कुल, तो शुगर स्टॉक्स के लिए बढ़िया मूव आपको आते हुए दिख रहा है और आज अच्छी मूव भी आई है। वीक बाजार में भी शुगर स्टॉक्स ने होल्ड आउट किया है एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे शुगर काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। द्वारिकेश, धामपुर दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। अवध शुगर एक और काउंटर 4% ऊपर, मवाना शुगर, शक्ति शुगर्स, आंध्रा, इन सभी स्टॉक्स में आपने बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखी है। तो शुगर स्पेस पर अच्छा एक्शन बन रहा है सर। वहाँ थोड़ी तेज़ी, निफ्टी, हाँ निफ्टी तो ग्रीन, नेक्स्ट ग्रीन हरे निशान में आया निफ्टी। तो चलिए यहाँ पर अब रिकवरी बेहतरीन होती दिख रही है। सबसे बड़ी बात, रिकवरी कई सारे मिड कैप शेयरों में बेहतरीन होती दिख रही है। अच्छी बात है कि रिकवरी में मिड कैप शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ी तेजी वहाँ पर भी होती हुई दिख रही है। इस बीच एक और मिड कैप शेयर जिस पर नजर रखी और वह है BLS इंटरनेशनल। अभी सेठी साहब आपको बता कर गए थे BLS इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय। 160 रुपये का टारगेट स्टॉक, देखिए 153, 9% ऊपर, वंडरफुल, क्या बात है। तो स्टॉक में अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर 10% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ सेठी साहब के टारगेट की तरफ से तेजी से बढ़ता हुआ। आइए, आशीष के पास है 7 स्टॉक जो बैन में है, लेकिन ऐसा पता नहीं फीलिंग आ रही कि आज जिस तरह से दी मिड कैप शेयरों में जो कोहराम बजा, कुछ तो पोजीशन हल्की होनी चाहिए, कुछ तो हल्की हुई होगी। चाहे जिन्होंने मंदी कर रखी है उन्होंने भी काटी होगी, हाँ, और तेजी करने वालों का तो छूटा ही होगा। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं बैन से बेनिफिट। आशीष की परफॉर्मेंस लिस्ट 7 तक पहुंची है। आज कम हुई परफॉर्मेंस आपकी कुछ? अनिल जी बरकरार है और इनफैक्ट 7 स्टॉक जो बैन में है इनमें से पोजीशन तो जरूर हल्की हुई है, लेकिन एकमात्र सेल ऐसा है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 81.5% है, 81.5% बॉर्डर पर है। तो देखना होगा, थोड़ा समय अभी और बचा है, पोजीशन और कटती है तो स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के जो 6 स्टॉक बैन में है वो बैन में बने रहेंगे। नया तो कोई भी नहीं है, एक भी स्टॉक नहीं है इसकी जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के मार्क को क्रॉस कर दियो, कोई भी स्टॉक नहीं है। ओके, तो मतलब आज कुछ खास बदलने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं। आई थिंक सर थोड़ी पोजीशंस कम हुई बट उतनी नहीं हुई कि शायद बैन से बाहर घटी तो है, लेकिन शायद पहले बनी हुई भी ज्यादा थी ना, तो हो सकता है। चलिए, ये है आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिख रहा है एक्शन पूरा। ओके, ये बैन में सारे के सारे स्टॉक्स। पैसा इतना बना होता है कि जो ये आखिरी वाले घटते हैं या लॉसेस होते हैं ना, तो सबका ना एक वो होता है कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो भी क्यों जाए, मतलब कभी कभी होता है तो ये, लेकिन वो जब चोट लगती है ना तो वो ज़्यादा लग जाती है। तो इसलिए पोजीशंस कम नहीं हुई है क्योंकि पीपल आर कंफर्टेबल, बायर डिप्स है, होप है, पॉजिटिविटी है, इसी वजह से कम कैसे हो सकती है पोजीशन। कोई मार्केट में मंदी नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं, हाँ तो आप बोलते ही नहीं, ऊपर ही जाना है, FIs की बाइंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग की बातें आ रही हैं, सारी चीजों से पॉजिटिव है, कोई क्यों काटेगा लॉस? कैसे बोलूं? देखो, मैं तो कह ही रहा हूँ सर, सारी चीजें आसपास पॉजिटिव है तो क्यों कोई काटेगा मंदी का सौदा? देखो, सिंपल सी बात है, देखिए अगर 15-20% मिड कैप शेयरों में वो रिस्क हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी 200-300 पॉइंट के रिस्क निफ्टी में हमेशा लाइफ में रहेगी। लाइफ टाइम हाई पर है, 2% इंडेक्स क्या होता है, 2-3% बहुत कम है। प्रॉब्लम क्या है हमारे, प्रॉब्लम 2-3 चीज़ों से रहती है। एक तो हमारे, हमने सोचा नहीं है मंदी आ जाए, दूसरा ये बहुत तेज़ी से आ जाए, है ना, और तीसरा ये कि सिर्फ हमारे यहाँ बाकी ग्लोबल मार्केट में ना आए। तो मतलब वो आपको याद है बचपन में हम तो ऐसे ही करते थे। नहीं, चौथा भी है सर,
इंडेक्स ऊपर जाए और हमारे पोर्टफोलियो में हाँ, हमारे स्टॉक में जाए। वो सबसे ज्यादा तो हमारे तो बचपन में ऐसा करते थे, जैसे लाइट जाती थी तो सबसे पहले हम बाहर निकल के देखते थे अपनी गई सबकी गई। करेक्ट। देखते थे आप बिल्कुल। तो हम अब सबसे पहले मार्केट गिरा तो सब अच्छा हांगकांग गिरा, डाउ फ्यूचर गिरा, इधर उधर सब तरफ देखते पता कोई नहीं गिरा, हम ही गिरे। तो इतनी तकलीफ होती हमारी अकेले की गई लाइट, वैसा वाला हम फीलिंग आती है। तो इस चक्कर में अच्छा सब गिरे, ठीक है ना, फिर वाह सब गिरे हम भी गिरे। एनीवे चलिए बढ़ते आगे। कल एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट की है तैयारी। बीपीसीएल ये एक और दिग्गज कंपनी है जो कल अपने नतीजे पेश करेगी और नतीजों का पहले स्टॉक है मजबूत तैयार है। वरुण हमारे साथ अनुमान बताने के लिए। बीपीसीएल कैसे रहेंगे रिजल्ट, वरुण बताइए। अनिल जी वैसे तो रिजल्ट से ज्यादा सबके सब इसकी निजीकरण के ऊपर कोई अगर कोई भी कमेंट कंपनी की तरफ से आता है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहेंगे, लेकिन हाँ रिजल्ट हल्के वीक रहेंगे क्योंकि देखिए अप्रैल और मई के महीने में नो डाउट पेट्रोल और डीजल की जो सेल्स है उस पर थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ है। इसके लिए क्वार्टर आपको जो सेल्स है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। हमारा अनुमान 3% के आसपास की गिरावट का है, 74,500 करोड़ पे आएंगे। एबिटा जो है उसमें भी 30% के आसपास की गिरावट होगी, 3500 करोड़ के आसपास से आने वाले हैं। मार्जिन 6.6% से गिर के 4.7% और कंपनी का मुनाफा जो है 11,940 करोड़ से बढ़ के करीब 2,000 करोड़ के आसपास आने वाला है। काफी हद तक देखिए पिछले क्वार्टर से अब तक जो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो अपस्ट्रीम कंपनीज पे हुआ है और इसी का इम्पैक्ट जो है आपको बीपीसीएल पे देखने मिलेगा। पहले क्वार्टर में काफी हद तक कुछ इन्वेंट्री गेन्स भी कंपनी को हुए थे, वो सब भी इस बार नहीं होने वाले हैं। थ्रूपुट जो है उसमें भी थोड़ी कमी होगी और हाँ यूटिलाइजेशन जो है वो अभी भी 100% के आसपास रहने का अनुमान है। जीआरएम $4 से $4.5 के आसपास रह सकते हैं। तो थोड़ी वीकनेस इस कंपनी के नतीजे पे देखने मिलेगी, लेकिन हाँ सभी जानना चाहेंगे कि आगे और निजीकरण को लेकर अगर कंपनी कुछ भी कहती है, देखते हैं अगर कुछ कहती है कि नहीं। बिल्कुल, तो नतीजों पर तो सबकी नज़र रहेगी, बट उससे ज़्यादा नज़र रहेगी कि क्या डाइवेस्टमेंट पर कुछ आता है और इनके डिविडेंड पर कुछ आता है। अनिल जी 26 मई को आखिरी बार इनके नतीजे आए थे, तब 474 पर था स्टॉक, आज 450 पर है। तब से अब तक अगर आप देखें सर 487 का हाई बनाया और आज सुबह 441 का लो बनाया, तो 5% की रेंज में ये स्टॉक पिछले नतीजे से अब तक अटका हुआ 3 महीने में ये टाइम पास किया है इन्होंने। ओके, अभी कुछ बदलेगा इस बार, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन नहीं। लास्ट टाइम सर अगर आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन थी कि एक तो बड़े डिविडेंड की थी और कुछ डाइवेस्टमेंट को लेकर थी, वो तो अनाउंस हो गया, उसकी डेट नहीं आई अभी तक। वो तो आएगा, उसके बाद और आएगा। उसके बाद हो रहा है। देखो बीपीसीएल में एक ही रिस्क है इस भाव से कि डाइवेस्टमेंट ही ना हो। हाँ, अगर डाइवेस्टमेंट होना है तो 450 रुपए में ये तो बहुत बढ़िया बाय है। अब देखो देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। यस, गवर्नमेंट को बेचना है किसी वजह से ना हो, करेक्ट, भाव ना जमे, बायर को कुछ समझ में, यू नेवर नो, वो रिस्क हमेशा है। वो ध्यान में, अगर वो आपके ध्यान में है तो बीपीसीएल 150 रुपये यहाँ से कमा के देगा। ओके, अगर डाइवेस्टमेंट होता है तो 150 रुपये मिलेंगे, 150 से 200 रुपये जब भी होगा, वो ही नहीं मालूम। एक पॉइंट जो सर दीपांशु ने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन नहीं है इस पर। करेक्ट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। ये अच्छी बुरी न्यूज को भी मतलब रिवर्स कर देता है बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव ईदर साइड। सही बात है। सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दीपांशु ने हाईलाइट किया कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और अगर साथ में आज कल रिजल्ट्स के साथ 58 रुपये का डिविडेंड की डेट आ जाए तो नेचुरली कल आपको यू नेवर नो ऊपर दिखे। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल के नतीजों का अनुमान। बीपीसीएल के चार्ट्स किरण जी देखिए जरा, बीपीसीएल के चार्ट्स, मौका आपको दे रहा हूं, चाहता तो मैं वागले साहब से भी पूछ सकता था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा है ये स्टॉक, 443 440 है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आता है वो 465 का है, तो 465 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ओके सर, प्राज इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, काफी चर्चा में रहा है इस बार एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। 10 करोड़ के घाटे के सामने आपको 22 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है प्राज इंडस्ट्रीज पर। और आय की बात करें तो 134 करोड़ से बढ़कर 390 करोड़ की यहाँ पर आय आपको आती हुई दिख रही है। स्टॉक आज थोड़ा सा दबाव में है, बट प्राज इंडस्ट्रीज क्योंकि इस बार काफी चर्चा में रहा था स्टॉक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर, जितने भी बात हुई है सरकार की तरफ से, तो इसलिए आप स्टॉक को एक्शन में आते हुए देख रहे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। पर आइए थोड़ी देर में अनिल जी से लेंगे फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। उससे पहले एक बड़ा नतीजा जो कल आने वाला है टाटा स्टील का, स्टॉक उससे पहले आज बढ़िया एक्शन में है। आशीष बताइए कैसे रहेंगे टाटा स्टील के नतीजे?
दीपांशु, काफी बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर। अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पिछला साल तो काफी खराब था सभी मेटल कंपनीज के लिए। इस बार आपको जो पिछले साल घाटा हुआ था भारी भरकम 4,432 करोड़ का, उसके मुकाबले इस बार करीब 10,237 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज करेगी कंपनी। मार्जिन काफी शानदार रहेंगे, 31.5%। अब तक का हाईएस्ट एबिटा जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और कामकाजी मुनाफा, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 35 गुना बढ़ते हुए नजर आएगा। टॉप लाइन क्योंकि बिक्री भी ठीक ठाक हुई है, इसके लिए 129% का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन तिमाही के दौरान थोड़ी सी ऑक्सीजन सप्लाई की जो दिक्कतें थी उसका चलते जो वॉल्यूम्स है तिमाही दर तिमाही हल्की गिरावट वहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करके देखेंगे तो काफी बढ़िया, 28% से मार्जिन बढ़कर करीब 31.5%। एबिटा प्रति टन स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया नतीजे आएंगे। चलिए, काफी बढ़िया नतीजे आने वाले हैं तो नजर रखते हैं। जहां तक टाटा स्टील का सवाल है, कुछ खबर आ रही है फाइजर को लेकर भी। भारत फाइजर से 5 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोजेस खरीदने वाला है, ये आपको इस समय खबर आती हुई दिख रही है। तो ऑलरेडी जो ग्लोबली अप्रूव्ड वैक्सीन है दूसरी बड़ी एजेंसीज के, उनके इस्तेमाल के लिए भारत में मंजूरी मिल चुकी है। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि अब फाइजर की वैक्सीन भी भारत में जल्द उपलब्ध होगी। सरकार 5 करोड़ फाइजर की वैक्सीन खरीदारी करने के लिए बातचीत कर रही है। पर आइए आखिरी 10 मिनट फिर जानते हैं क्लोजिंग से पहले क्या स्ट्रैटेजी बनाकर जाएं आप कल वीकली एक्सपायरी से पहले। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, जब से लास्ट बात करी थी स्ट्रैटेजी की, वहां से देखें हल्की सी मूव आई है डाउ फ्यूचर्स में, बट एकदम सपाट ही है। नैस्डैक फ्यूचर्स कल भी गिरावट थी नैस्डैक में, आज भी नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। बट जो एक नए $3.5 ट्रिलियन प्लान पर मंजूरी सेनेट ने दी है, उसका इंपैक्ट शायद आज फिर से इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आते हुए दिख सकता है। तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में थोड़ी और खरीदारी हुई है, अब लगभग 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार में है। दायरे में है कच्चा तेल, सोना आज थोड़ा रिबाउंड आपको करते हुए दिख रहा है। क्या करके जाएं? देखिए, निफ्टी पे तो न्यूट्रल होके जाना चाहिए। दीप बहुत ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर होता तब तो खरीद के जाते हैं जी। 14,200 के आसपास, 14,300 14,350 अटकने की रेंज है तो कल ही ले लेंगे। ओके। और सॉरी 14 क्या 16,000 ओके। अच्छा, दूसरा ये कि अगर है पोजीशन तो ठीक है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक पुट ले लीजिए 16,100 का, या कॉल बेच दीजिए 16,400 का, जो आपको ठीक लगे। फ्यूचर्स की अगर पोजीशन है और ऑप्शंस की पोजीशन है तो कोई चिंता की बात नहीं। बैलेंस्ड मार्केट है। देखो, अगर आप लॉन्ग है तो भी ले जा सकते हैं, शॉर्ट है तो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में बैलेंस्ड है। तो आपकी जो भी पोजीशन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे से ज़्यादा खुले तो उसकी हेजिंग होनी चाहिए। बस इस रेंज में खुले तो कोई समस्या है ही नहीं, और इस रेंज से ज़्यादा बाहर खुलने के चांस है नहीं। तो आप इंश्योरेंस के तौर पर एक ऑप्शन खरीद लेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट हेज रहेगा। निफ्टी में खरीदारी करने के लिए बैंक निफ्टी में वही 35-800 वहीं जाके रुकेगा, ये वहीं पे बंद होना है इसको बार बार मतलब या तो 36,025 पे बंद होना है या 35,800 पे बंद होना है, 35,800 825 की रेंज में। तो फिर वही मतलब समझ में नहीं आता। तो ठीक है, चलो कल देखेंगे। दोनों में फिर भी लॉन्ग करना है तो निफ्टी पे कंफर्टेबल, निफ्टी ज्यादा कंफर्टेबल 100%। ठीक है, बट थोड़ा हल्का भी होके जाए तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, देखिए, जिनको सुबह डर लगा उनको तो हल्का होना ही चाहिए। करेक्ट। अगर सुबह सबको ये लग रहा था मार्केट टॉप बन गया, अब मतलब रिएक्शन ऐसा है कि जैसे 10% का लोअर सर्किट लग गया हो इंडेक्स पे, है ना। सही बात। मतलब ऐसे ट्वीट आते हैं मतलब कि मतलब पूरा किसी ने आपका खजाना ही लूट लिया हो, सीधा हाईवे पे गाड़ी रुकवा के पूरी खाली करवा दी हो, भाई सब लेके भागे। अरे ठीक है, एक आध दिन होता है भाई, तो लेकिन अगर वो फीलिंग आपकी आई सुबह, अगर किसी को भी आई वैसी फीलिंग, तो उनको हल्का हो जाना चाहिए। क्लियर है सर। उनके लिए तो गोल्डन चांस है भाई। जिसको इतना डर लगता है, एक देखो ये चीज पिछले हफ्ते भी हुई थी जी। एक दिन वो जोर से 100-125 पॉइंट किस दिन गया था, निफ्टी जोर से गिरा था ना एक दिन 125 मंडे को, लास्ट मंडे, और फिर रैली शुरू हुई थी। करेक्ट। और उसके बाद वापस भाग गया और 16,000 भी निकला। अब एक दिन वो दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा तेजी से गिरता है, वो संभाल नहीं पाते हैं। एक आध 2 दिन का करेक्शन होता है, संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर उन लोगों को तो भाव आने पर हल्का हो ही जाना चाहिए। अगर इसका मतलब क्लियर है कि या तो आपका दिल कच्चा है या पोजिशन ज्यादा है। लेकिन निफ्टी में सौदा नहीं है ना, हल्के कैसे हुए? हल्का जिसमें होना है वो तो ऊपर जा नहीं रहा। अरे ना सर, कैसे बात कर रहे हो? कितने सारे आपके आने की सर नीचे से तो आए हैं, लेकिन आप ऊपर से कहां तक है ना। जैसे आप दीपांशु को बोलते हो ग्लास भरा हुआ देखना चाहते हो खाली। सर बाइंग प्राइस अगर लिस्ट बना दो तो बहुत लंबी है सर, बहुत ऊपर की है। मिड कैप्स अच्छे आ रहे हैं सर, बढ़िया बढ़िया वाले मिड कैप्स। बहुत ही छोटे वाले स्मॉल कैप में अभी थोड़ा टाइम है, शायद वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। मिड कैप तो काफी आ रहे हैं आज। एक जरा मिड कैप इंडेक्स दिखाना जरा, लाल में आएगी नहीं,
ग्रीन में आया कि नहीं? मिड कैप इंडेक्स 50 पॉइंट, 0.16 ही तो देखो आज तो ज़्यादा नीचे नहीं है, 0.16%। स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर 1% नीचे है, तो अभी वही है, पहले लार्ज कैप फिर मिड कैप। बट जो पैंडेमिक से पहले की एनर्जी एक मार्केट थी ना, जब 10 स्टॉक रोटेशन कर करके इंडेक्स मैनेजमेंट, मुझे लगता है कुछ टाइम अभी मार्केट वैसे होने वाली है। अच्छा 10 बता देना सर कौन से। नहीं अब वो तो रोटेशन होती रहेगी, आईटी होगा या कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात जी। बिल्कुल, तो थोड़ी रिकवरी हुई है और हल्का होने का मौका भी मिल रहा है, थोड़ा न्यूट्रल भी होके जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इस बीच आईडीएफसी लिमिटेड, इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं, नतीजे कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहे हैं। अगर आप कुल आई की बात करें यहाँ पर तो हल्की सी बढ़त हुई है, 88 करोड़ से बढ़कर करीब 109 करोड़ की आपको टोटल रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, एनआईए की नहीं। और उसके सामने अगर आप देखें तो घाटा काफ़ी बढ़कर आया है। पिछली बार इस साल की तिमाही में आपने देखा था 26 करोड़ का घाटा था, जो बढ़कर 410 करोड़ का यहाँ पर आपको घाटा आते हुए दिखा है। तो बड़ा लॉस है कंपनी को, जिसका आप इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं यहाँ पर इस समय। तो नज़र रखिए आईडीएफसी लिमिटेड, हालांकि नतीजों के बाद स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव भी रिएक्ट किया, बट यहाँ पर बड़ा घाटा आपको आते हुए दिखा है आईडीएफसी लिमिटेड पर। आइए क्लोजिंग पर जाएं, इससे पहले जल्दी से कुछ स्टॉक्स जो आज बढ़िया एक्शन में रहे हैं उन्हीं पर हमारे एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं कि अब करके क्या जाना है इनमें। एक तो सीमेंस, इस पर क्या करके जाएं सचिन जी बताइए। नतीजे कुछ खास नहीं थे पर ऑर्डर बुक इनकी हाईएस्ट एवर है इस समय और वहां से बाजार को थोड़ा सहारा मिला है। अगर किसी ने पोजीशन ली हो सीमेंस पर, क्या करके जाना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जिस तरीके से इसने 2140 का लेवल ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको वहीं पर लगाना है। एंड मार्केट जब भी रिवर्स नहीं हुआ था उसके पहले ही सीमेंस ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा दिया था, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रैली है वो लगभग अराउंड 2430 के आसपास स्विंग होनी चाहिए। सो डेफिनेटली अपनी पोजीशन बनाए रखें 2140 के स्टॉप लॉस के साथ। आपके लिए सीमेंस, इस पर आप रखिए नजर। जय जरा लूपिन पर राय दें, क्योंकि भारी गिरावट हुई है नतीजों के बाद, 6% नीचे था काउंटर। कल कुछ और फॉलो ऑन सेलिंग होगी या फिर अब थोड़ा स्टॉक सपोर्ट्स के करीब आते हुए दिखता है? दीप थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड जरूर है, बट देन ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुका है चार्ट पर। मैं कहूंगा जो हिसाब से आज ये स्टॉक ने 200 डेमा से भी ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ। पहले 50 डेमा को तोड़ा और उसके बाद गैप के साथ 200 डेमा को तोड़ा। तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट पोजिशनली बनकर आएगा दीप, वो है 970 का। आई थिंक वहां पे आता है तो ही एक अच्छा लेवल हो सकता है आपको अगर एंटर करना हो। तो ये लेवल्स पे मुझे नहीं लगता है कि लुपिन पे आपको ये एंटर होना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो ये गैप का रेजिस्टेंस है करीब 1100 के आसपास। विद दैट एज अ स्टॉप लॉस बेच भी सकते हैं। 970 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 970 तक लूपन जा सकता है, नजर रखिए इस पर। वीकनेस आती हुई दिखी, कैडला भी आज आपको 2% नीचे दिखा है। नतीजों का यहां पर भी फोकस है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए। सुबह बढ़िया शुरुआत होती हुई दिखी, उसके बाद काफी तेज गिरावट आई, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में। और फिर सेकंड हाफ से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी के साथ एकदम सपाट क्लोज हो रहा है निफ्टी 16280 के करीब। और बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, करीब 250 पॉइंट्स नीचे, और दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो करीब 450-500 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी क्लोज आउट होते हुए दिखेगा। मेटल्स आज यहां पर शानदार बाउंस बैक था 3 दिनों की गिरावट के बाद। 4% ऊपर टाटा स्टील अपने कल नतीजों से पहले। जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.5% की आपको तेजी आती हुई दिखी है। हिंडाल्को में भी अच्छी खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर था, इसने दिया है निफ्टी को सहारा। साथ ही बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स और दिग्गज एचयूएल और टीसीएस हल्की सी खरीदारी इन दोनों काउंटर्स में। उसके सामने श्री सीमेंट 2% की बिकवाली। कोटक बैंक यहां पर 2% की कमजोरी। बजाज ऑटो, इस पर आपने गिरावट देखी है। टाटा कंज्यूमर्स, आयशर मोटर्स, एमएनएम। दिग्गजों की बात करें तो आईटीसी नीचे था। साथ ही आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहां पर भी प्रेशर था। एचडीएफसी लिमिटेड भी करीब 0.5% नीचे बंद हुआ है। वायदा कारोबार में हालांकि बैन में थे सेल और नाल्को, पर दोनों पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। पर आज का स्टार वायदा कारोबार में था वेदांता, 6.5% ऊपर, 325 का लेवल जो डीलिस्टिंग के समय आपको 320 के लक्ष्य दिए गए थे अनिल जी की तरफ से, वो आज अचीव हो गए हैं। बट और भी बढ़िया तेजी इस पर बन सकती है। बहुत स्टॉक भागे आज गिरने वाले से बढ़ने वाले ज्यादा हो गए सर। लेकिन लीडरशिप तो मेटल्स पे ही है। हाँ मेटल्स पे तो ही खेल, मेटल्स ही है लीडर, तो इस वक्त मेटल्स ही है। हाँ देखो जो है ना
हाइकल 13%, अंबिका 13%, पोकरना 12%, ये जो वर्धमान स्पेशल स्टील, जुबिलेंट इंडिया, लंबी लिस्ट है जो बढ़िया स्मार्ट रिकवरी दे रहे हैं। यहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उनके लिए आज थोड़ा रिकवरी तो आई है निचले स्तरों से। हालांकि गिरने वाले शेयरों की भी लिस्ट है, काफ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो गिरे हैं वो शेयर आज जो गिरावट में जो दिख रहे हैं वो ज़्यादातर रिजल्ट वाले दिख रहे हैं। जिनके रिजल्ट खराब आए पिट गए। आरती सर्फेक्टेंट या फिर आपका सीक्वेंट साइंटिफिक 20% जो नीचे था 15% रह गया अभी, ये सारे हैं जो कमजोरी वहाँ पर आती हुई दिखी है। लेकिन बाकी स्टॉक्स यहाँ बहुत ही शानदार रिकवरी और 10% के ऊपरी सर्किट वाले आज ढेर सारे स्टॉक मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ SIP स्टॉक्स, वर्धमान स्पेशल स्टील, जुबिलेंट इंडिया, अंबिका कॉटन देखिए, अंबिका कॉटन 1000 वाला नतीजे भी जबरदस्त है, रिजल्ट 1600, BLS इंटरनेशनल 10%। अनिल जी लेकिन एक चीज इसमें और देखिए, सारे महंगे वाले शेयर होंगे। महंगे मतलब 3-4 एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट 400, 300, 500, 700, 1000 वो वाला वापस आ जाता है, क्योंकि वो उसके पार्टिसिपेशन ही सर एक रिटेल इन्वेस्टर कम होती है। आप वहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है? 50 से 250 रुपए वाले में उनको भी बढ़ाना है। बिल्कुल बढ़ाना है सर, उसी में पब्लिक फंसी हुई है। उसमें मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ अनिल जी। वो जो चेहरे उतरे हुए अच्छे नहीं लगते हमें भी। ना ठीक बात है, अच्छी बात है। उनमें भी थोड़े दिनों में मुस्कुराहट लौटेगी, ज़रूर लौटेगी, उम्मीद करते हैं ऐसी। लेकिन शुरुआत तो हुई, कम से कम रिलीफ रैली तो कह ही सकते हैं। भले ही ठीक है, पूरे दुख दर्द कम ना हुए, ख़त्म ना हुए हों, सही बात, लेकिन रिलीफ आई है। रिलीफ निफ्टी में भी दिख रही है, सिर्फ 4 पॉइंट 1 2 3 4 सिर्फ 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी मत देखिए, अच्छा नहीं है। 44 पॉइंट नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है, 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए आज क्लोजिंग का पूरा रुझान इस वक्त का। इस बीच फाइनल क्लोजिंग निफ्टी हरे निशान में क्लोज हुआ है सर। 2 पॉइंट ऊपर, पूरे 2 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स 28 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 227 अंक नीचे। एक चीज़ तो साफ है, बैंक निफ्टी को गिरने का बहाना चाहिए, मतलब इसको कोई मतलब हल्का सा हुआ ना, चलो ठीक है गिर जाते हैं, वैसा वाला मामला है। चलिए, बट एनीवे आज का शो यहीं समाप्त, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब, सुमित जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी आपका तो विशेष धन्यवाद है। नहीं, धन्यवाद आपका अनिल जी। मतलब मुझे बहुत ही खुशी हुई आके, मतलब ऐसे होता है ना जैसे वो लिबरेटेड फील कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप आए और एक्सपर्ट की तरह पूरा शो करके जा रहे हैं। एंकर बनने की पूरी कोशिश आपने कहीं भी नहीं की, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और रिलीफ भी है, खुशी भी है, रिलीफ भी है। तो आशीष सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोस्टर चेक करता रहूंगा सर, कब दीपांशु नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे तो आप बोलो तो मैं छुट्टी ले लूँ, मुझे 3 साल में मैंने कोई ढंग से छुट्टी ली नहीं है। वो तो छुट्टी सर कंबाइंड है, गोवा साथ जाना है, मतलब वो प्लान ड्यू चल रहा है हमारा। शुभम अग्रवाल जी नहीं है ना शो में? शुभम जी के साथ हमारा प्लान कनाडा का भी बना हुआ है। नहीं, कनाडा तो सर वो थोड़ा डुएबल वाला करते हैं ना, गोवा तो बन जाएगा। अब डेल्टा भी मतलब 15-20 रुपए नीचे चल रहा है सर, उसको भी बढ़ाना है, हमें भी जाना है। चलिए, बिल्कुल छुट्टियां होगी, ज़रूर होगी, और घूमने फिरने के माहौल मौके भी ज़रूर बनेंगे। फिलहाल सबसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।